सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार बता दे भाई, ऑडियो वीडियो सब प्रॉपर है क्या? गर्म पानी का गिलास रख देना बेटा। सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार, छोटी काशी से प्रणाम। एक बार बता दे सब चीज़ें प्रॉपर है क्या? इज एवरीथिंग ऑल राइट? बॉब मार्ले ने कहा था कि एवरीथिंग गोना बी ऑल राइट। बताएं भाई एक बार। जाडो को नहीं लागेगी? जाडो लग गए भाई। ऑल ओके, सब बढ़िया है ना? शाहरुख खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बताओ। सब ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। तो हमने यहाँ एक खूबसूरत सा टॉपिक स्टार्ट किया था, नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, माने लाभ व हानि, है ना? और उस टॉपिक की एक पीडीएफ अपन ने कर ली थी और आज सेकंड पीडीएफ लगा दी है। उसका एक क्वेश्चन रह गया था आई थिंक, है ना? तो पहले वो एक क्वेश्चन जो रह गया था वो क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। उस पीडीएफ से जो एक क्वेश्चन रह गया था, एक बार वो क्वेश्चन लगाएंगे। वो क्वेश्चन ना यहाँ नहीं लगा रखा बोर्ड पे, मैं वैसे बता दूंगा कि क्या था उस क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट। देखो, मिल गया। स्क्रीन का कलर चेंज नहीं होगा दोस्त, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। जिस स्टूडियो से आज क्लास ले रहा हूँ ना, यहाँ पर ऐसे ही चलता है मामला। ये चेंज हो जाएगा एक बार के लिए, इसको तो जो मर्जी करवा लो, बट उसके बाद में फिर वही। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? लीजो मैथ्स के नाम से एक आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ उठा सकते हैं। ठीक है जी। गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार बता दें, सारे कॉपी पेन उठा करके तैयार हैं? आर यू रेडी? सभी को हाय हेलो। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन जो पहले रह गया था प्रीवियस पीडीएफ से, उसके बाद में ये सेकंड पीडीएफ है, ये लगा लेंगे। ठीक है जी। एक बार देखो वो क्वेश्चन क्या था। एक दुकानदार अपने, यहाँ लिख लेता है, वाइट सही दिखता है ना इस पे, तो शायद सही दिख रहा है ये। चेंज करूँगा ना, इस चीज़ को ब्लैक कर लेता हूँ। बैकग्राउंड ब्लैक एंड विल द वाइट वन। ठीक है, सही है, मजा आएगा। देखना एक बार। ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना, एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, कहता है यदि 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 20% लाभ हुआ हो, यदि उसे 20% लाभ हुआ हो, तो सही लाभ प्रतिशत क्या है? चार ऑप्शंस भी अगर लिखना चाहो तो 25 भी है ऑप्शन ए पर, 25%। फिर है 15%, एक
आंसर तो इन्हीं में से आ जाएगा। फिर 10% भी है, तो फिर फोर्थ एंड द लास्ट वन इज 40%। पहले क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपकी आज पहले क्लास है दोस्त। ये क्वेश्चन पीडीएफ में रह गया था कल वाले में, ठीक है ना, तो आज सेकंड पीडीएफ लगा रखी है यहाँ। ये क्वेश्चन कल की पीडीएफ से रह गया था, पहले ये क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर अपनी जो पिछली पीडीएफ थी वो कंप्लीट हो जाएगी। एक बार समझ लोगे कहना क्या चाहता है। देखो, एक दुकानदार है, उसे चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, उसे जो काउंटिंग करनी चाहिए या फिर जो उसे मेजरमेंट करनी चाहिए, यानी कि जो उसे लाभ या हानि हुई है उसे की जो प्रतिशत की गणना करनी चाहिए, ठीक है। लाभ तो कैसे निकलता है, ठीक वैसे निकलता है कि भाई विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया। हानि कैसे निकलती है भाई, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। यानी कि प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्टिंग प्राइस को नेगेटिव करना है, लॉस निकालने के लिए कॉस्टिंग प्राइस में से सेलिंग प्राइस को नेगेटिव करना है। ये बातें तो सभी को पता है, परंतु उसने क्या कर दिया, राइटिंग सुधार लो सर, समझ में कम आवे। मैं पढ़ दूंगा, ठीक है, मैं पढ़ दूंगा दोस्त, मैं पढ़ देता हूँ। एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। एक दुकानदार अपने लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि 20%, यदि उसे 20% लाभ मिला हो तो उसका सही लाभ प्रतिशत क्या है, तो उसका सही लाभ प्रतिशत क्या है। ऑप्शन है 25%, 15% या 10%, 40%। देखो, जो लाभ नाम का आइटम होता है ना, जो लाभ नाम का आइटम होता है, इसकी जो गणना करनी चाहिए, थैंक यू, जो लाभ नाम का आइटम होता है इसकी जो गणना करनी चाहिए ना, वो गणना हमेशा किस पर करनी चाहिए। आपका जवाब होगा कि क्रय मूल्य पर करनी चाहिए, यानी कि किस पर होनी चाहिए मेजरमेंट, तो आप लोग बोलोगे कि परसेंटेज में कवर करने के लिए उसकी जो मेजरमेंट करेंगे उसको हम किस पर लेकर के चलते हैं, किसके रिगार्ड्स पर लेकर के चलते हैं, कॉस्टिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। परंतु इस दुकानदार ने क्या कर लिया, इसने जो अपने लाभ प्रतिशत की गणना करी ना, वो किस पे कर ली, तो हमें पता चला कि इसने तो अपने लाभ प्रतिशत की जो गणना है वो विक्रय मूल्य पर कर ली। किस पर कर ली है, विक्रय मूल्य पर कर ली, ठीक है जी। अब यहीं से ऐसा करते ही, क्योंकि लाभ प्रतिशत की गणना किस पर करनी चाहिए थी, क्रय मूल्य पर करनी चाहिए थी, परंतु इसने विक्रय मूल्य पर कर ली, इसलिए इसका जो लाभ प्रतिशत आया, जैसे इसको कितना लाभ प्रतिशत मिला हुआ है, 20%, तो ये सही नहीं है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसीलिए इसने पूछा हमसे कि सही लाभ प्रतिशत की वैल्यू क्या होगी, यानी कि सही मायने में लाभ कितने परसेंट हुआ है उसको, ये बात हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ऑप्शन से 25% की, 15% की, 10% की, 40%। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आया, आप बोलोगे जी 20% आया। इसका जो लाभ प्रतिशत आया वो कितना आया, 20% आया। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, तो हम सबको पता है 1/5 बनेगी। इस 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5/1 का लाभ, 5/1 का लाभ, यानी कि यहां से मुझे पता लग गया कि लाभ तो कितना है, लाभ तो कितना है, आप लोग बोलोगे कि 1 के बराबर है, क्योंकि 5/1 का लाभ हुआ है। परंतु ये लाभ हुआ किस पर है, आप बोलोगे 5 पर, यानी कि 5 पर लाभ हुआ है। अब ये जो जगह है ना, 1 के नीचे जो लिखना चाहिए था वो जगह किसकी थी, आपका जवाब होगा क्रय मूल्य की। परंतु उसने गणना किस पे कर रखी है, तो उसने गणना कर रखी है विक्रय मूल्य पे, यानी कि मेजरमेंट किस पे कर रखी है उसने, सेलिंग प्राइस के ऊपर। इसीलिए ये जो 5 है ना, ये जो 5 है, ये जगह क्रय मूल्य की है, परंतु यहां पर उस दुकानदार ने विक्रय मूल्य को लिख रखा है, यानी कि ये जो 5 है ये विक्रय मूल्य को शो कर रहा है दोस्तों। किसको शो कर रहा है, विक्रय मूल्य को शो कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है ये, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को शो कर रहा है, जो कि कितने के बराबर है, 5 के बराबर। ये मेरी बात समझ में। देखो, अगर ये 5 क्रय मूल्य होता फिर तो इसमें कोई गड़बड़ है ही नहीं, 20% का लाभ ही सही हो गया। फिर हम सही लाभ प्रतिशत क्या निकालेंगे, फिर तो यही लाभ प्रतिशत सही है, ये गलत ही नहीं है फिर तो। आ रही मेरी बात समझ में। यानी कि जो 5 है ये जगह, ये जगह किसकी है, क्रय मूल्य की, परंतु उसने इसकी जगह किसको डाल रखा है, विक्रय मूल्य को डाल रखा है। इसलिए ये जो 5 है, ये जो 5 है ये किसको शो कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है, तो आप कहोगे विक्रय मूल्य पर गणना करने की वजह से विक्रय मूल्य का मान। आप अब मुझे खुद बताओ, अगर एक दुकानदार एक वस्तु को 5 रुपए में बेच करके कहे कि मेरे को 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो मैं कहूंगा कि उस वस्तु का क्रय मूल्य, उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि उस वस्तु का कॉस्टिंग प्राइस, उस वस्तु का कॉस्टिंग प्राइस कितने के बराबर होगा। अगर एक वस्तु को 5 रुपए में विक्रय किए जाने पर, 5 रुपए में बेचे जाने पर, है? फुल क्यों नहीं रही फिर,
प्रेस तो करो एक बार थोड़ा सा। तो आज आई थी इसका दबाण पे। हाँ तो एक बार इस पर आवाज नहीं आई, इतने दबाओ इसने 10 बार 20 बार, इसका थोड़ा सेल डाउन है। हाँ हाँ। तो विक्रय मूल्य अगर 5 रुपए है, अगर 5 रुपए में एक वस्तु को बेचा जाए और फिर उस पर 1 रुपए का लाभ हो जाए, 5 में बेचने पर अगर 1 रुपए का लाभ शामिल है, तो मैं कहूंगा कि क्रय मूल्य उस वस्तु का कितने रुपए होगा? आप बोलोगे 4 रुपए के बराबर होगा। यानी कॉस्टिंग प्राइस कितने की होगी? 4 की। मुझे क्या निकालना है दोस्त? मुझे सही मायने में जो लाभ हुआ है उसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। सही मायने में जो लाभ हुआ है उसकी प्रतिशत वैल्यू निकालनी है। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं लाभ लिखूंगा। लाभ लिखूंगा और लाभ कितने के बराबर है? 1 रुपए के बराबर। तो 1/में किस पर हुआ ये लाभ? तो आप बोलोगे कि लाभ की गणना होती है क्रय मूल्य पर, और इस सिनारियो में क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है जी? 4। और गुणा में प्रतिशत के लिए कितना आ जाएगा? 100। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, यानी कि 25%। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25%। उसका सही लाभ प्रतिशत कितना है? उसका लाभ सही पर मायने में 25% है। कितना है? 25% है। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसका प्रैक्टिस करते हैं, एग्जैक्ट सेम टाइप है। एक दुकानदार अपने हानि की गणना, एक दुकानदार अपने हानि की गणना, एक दुकानदार अपने हानि की गणना, एक दुकानदार अपने हानि की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, फिर से वही चीज, विक्रय पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं लिख रहा हूं सारा, विक्रय पर करता है। ठीक है जी, विक्रय पर करता है। यदि यदि उसे यदि उसे 9 से ही 1/11% की हानि हुई, की हानि हुई, हानि हुई, तो यदि उसे 9 से 1/11% की हानि हुई हो तो सही हानि प्रतिशत क्या है? सही हानि प्रतिशत मतलब कि उसका एक्चुअल लॉस परसेंट कितना है? रियल, ओरिजिनल। ठीक है ना? ऑप्शन है दोस्त, 8 से 1/2%। नेक्स्ट ऑप्शन है 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3%। अगला ऑप्शन है 8 से ही 1/4%, 8 से ही 1/4%। अगला ऑप्शन है 10%, अगला ऑप्शन है दोस्त 10%। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। ठीक है जी, हाँ पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था 25%। ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर आया था 25%। सभी गुड आफ्टरनून भाई। आवाज सही नहीं आ रही है, अब आया थोड़ा फर्क पड़ा कुछ, मैंने दूर कर रखा था इसको, क्योंकि स्टूडियो में ये रूल है कि यहाँ दूर रखना है माइक को, और दूसरे जिस स्टूडियो से क्लास लेता हूँ वहां का रूल है कि नजदीक रखना। तो मैं तो रूल्स को फॉलो कर रहा था, मुझे भी पता है ये रूल्स बड़े खतरनाक होते जा रहे हैं भाई साहब। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वही प्रोसीजर जो हमने पहले फॉलो किया था वही सेम अब करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि 9 से 1/11% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? आप बोलोगे 1/11। इस 1/11 का मतलब क्या है? 11 पर 1, 11 पर 1 क्या है? 11 पर 1 लाभ होगा अगर ये लाभ प्रतिशत है, हानि होगा अगर ये हानि प्रतिशत है। इसने क्या दे रखा है? हानि की प्रतिशतता है ये। ठीक है, हानि की प्रतिशतता, यानी कि ये जो एक शो कर रहा है ये किसको शो कर रहा है? आप बोलोगे हानि को, यानी कि लॉस को, हानि के यानी कि लॉस को शो कर रहा है। कितने के बराबर हुआ? 1 के। अब आप मुझे खुद बताओ, बटे में, हानि के बटे में क्रय मूल्य लिखना था, परंतु ये जगह तो क्रय मूल्य की है, इसके बावजूद उसने गणना किस पर कर रखी है? विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब ये 11 किसको इंडिकेट कर रहा है? तो आपका जवाब होगा ये विक्रय को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है? विक्रय को, यानी कि दोस्त सेलिंग प्राइस को। और वो कितने के बराबर है? 11 के बराबर। ठीक है, अब मैं कह सकता हूं कि अगर अगर एक वस्तु को 11 रुपए में बेचे जाने के बाद 1 रुपए की हानि हो रही है, 11 में तो बेच दिया और फिर कह रहा है कि 1 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य, इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्टिंग प्राइस कितने के बराबर था? 11 + 1 यानी कि 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए था दोस्त। ठीक है ना, कितने था? 12 रुपए। अब मुझे खुद बताओ ना, अब भी क्या कर रहे हैं लोग? अब भी क्या कर रहे हैं आप लोग? अब भी क्या कर रहे हैं आप लोग? 11 में से 1 घटा रहे हो, है ना? 11 में से 1 घटा रहे हो, 11 में से 1 घटेगा नहीं भाई, 11 में से 1 नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा यार? तुम नकल मारने की कोशिश कर रहे हो कि यहां पर जो किया था वही काम यहां कर दिया तुम लोगों ने।
यही काम तूने यहाँ कर दिया। एक काम करता हूँ, रुको एक बार, इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ। शाम को क्लास नहीं चलती मतलब क्यों नहीं चलती? आज तो लाइव भी रखने वाले हैं हम यूट्यूब के ऊपर, रात को 9 बजे करेंगे। अच्छा ये देखो एक बार, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ क्या किया था कि इस 5 में से 1 को घटाया गया था, फिर क्रय मूल्य 4 के बराबर निकला था। वो घटाया क्यों था? क्योंकि ये लाभ था, ये लाभ था। ठीक है भाई, कितने में बेच दिया? कहा 5 में। कितने का लाभ हो गया भाई? 1 रुपए का। इसका मतलब 4 में खरीद के लाया है। इस सिनारियो में क्या है, कितने में बेच दिया भाई? जवाब आया 11 में। क्या हुआ? लाभ कहता ना अगर 1, फिर तो हम 11 में से 1 घटा करके कहते कि 10 रुपए में खरीदा गया होगा, परंतु अब 11 में 1 जुड़ेगा। वजह क्या है कि 11 में बेच दिया और फिर कह रहा है कि 1 रुपए का तो नुकसान हो गया। दुकानदार को आपने 11 रुपए दे दिए और दुकानदार कह रहा है यार 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा मेरा ऐसे। इसका मतलब वो खुद कितने का खरीद के लाया है? फिर 12 रुपए का। समझ में आई मेरी बात? यानी कि यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जुड़ेगा। अब आपने बताना था कि सही हानि प्रतिशत क्या है। अब सही हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हानि को पकड़ते हैं, जो कि कितने के बराबर है? 1 के। वाओ, कितना हुआ? सही हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि को लिखा 1, लिख रखा है हमने कि हानि 1 के बराबर। बटे में ये जगह किसकी है? क्रय मूल्य की। अब क्रय मूल्य कितना है हम फाइंड आउट कर चुके हैं कि 12 के बराबर है। गुणा में परसेंट बनाने के लिए कितना आएगा? 100। ये जो वैल्यूज आपने यहाँ लिख रखी है ना, 1, 11, 12, ये रेशियो में देखी जाए तो सही बैठेगी। एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ये, एग्जैक्ट तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। सर शाम को कोई ऐप पर वीडियो नहीं चलती, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अब क्लास चल रही है और शाम को क्लास नहीं चलती? या तो आपका नेट चला जाता होगा। अब 1/11 सॉरी 12 और गुणा में 100, 4 से अगर मैं कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा? ये 25 हो जाएगा दोस्त 4 से, और ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। 25/3% आ गया। 25/3 इतने प्रतिशत की उसको वास्तव में हानि हुई है, यानी कि ये है उसका रियल लॉस परसेंट, जो कि कहां लिखा गया है? ऑप्शन बी पर। ठीक है, ऑप्शन बी पर लिखा गया। क्लियर है इतनी सी बात? 8 से 1/4 नहीं आएगा, 8 से 1/3 आएगा, क्योंकि 4 से तो आपने काट भी दिया ना इसको। 4 से जब काटा तो ये 3 नहीं, 3 ही बना होगा ना, 4 थोड़े ना बना होगा। फुल होता नेट और उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही है। चलो आपको बताते हैं कुछ, अगर यहाँ इस एंड से सॉल्यूशन होगा तो नोट डाउन करके रखें भाई ये बात। अरे मेरी बात समझ में, 8 से 1/4 नहीं होगा, 8 से 1/3 होगा। 4 तो तब आता ना जब आप यहाँ 3 से काट रहे होते, फिर ये 4 बनता, परंतु 3 से ये नहीं कट पाता पूरा पूरा। समझ पाया आप मेरी बात को? इसलिए 3 से नहीं काटा गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। अब एक हल्की सी बात बताऊंगा, एक बार में हजम करने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार में हजम करने की कोशिश करना। देखो यहां उसने विक्रय मूल्य के ऊपर गणना कर रखी थी। ठीक है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रखी थी, विक्रय मूल्य पर गणना कर रखी थी। सही लाभ परसेंट कितना आया? आप बोलोगे 25 आया, जबकि उसने कितना निकाला था? 20, और सही मायने में कितना आया? 25। ठीक है, यहां लिख लेता हूं इस बात को कि जब वो गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जब वो गणना विक्रय मूल्य पर करता है, मेजरमेंट यानी कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस पर करता है, सेलिंग प्राइस पर करता है। देखो उसका यानी कि दुकानदार का, और फिर यहां मैं लिखूंगा सही, सही। उसका लाभ प्रतिशत कितना था? वो कह रहा था 20%, और सही मायने में कितना निकल करके आया? अब बोलोगे 25। ठीक है, ये किसके रिगार्डिंग है? लाभ के रिगार्डिंग। अभी एक जो क्वेश्चन सोल्व किया था उस क्वेश्चन पे आना। ये हानि था, ये हानि था। उसने हानि कितनी निकाल रखी थी? 9 से 1/11%। सही मायने में कितनी आई? 8 से 1/3। ठीक है, उसने कितना निकाल रखा था? 9 से 1/11।
9 से ही 1/11%। जबकि सही मायने में कितनी आई, 8 से ही 1/3%। ये किसके रिगार्डिंग कह रहा हूं मैं, हानि यानी कि लॉस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये प्रॉफिट के रिगार्डिंग है, ये प्रॉफिट के रिगार्डिंग है, और ये लॉस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये लॉस के रिगार्डिंग। ठीक है, ये बात सभी ने देखी, अभी देखी हमने, ये कैलकुलेशन कर रही है हमने, इनमें कोई झोल नहीं है भाई साहब, सब सही लिखा हुआ। ये क्या हो गया इसके साथ, ठीक है, कोई झोल नहीं कर रखा है इसके साथ, यही हुआ है। ठीक है, यही हुआ है ना। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझना, जब भी वो गणना विक्रय मूल्य पर करता है, जब भी वो गणना विक्रय मूल्य पे करता है, तो वो हमारे साथ झूठ बोलता है। ठीक है, हमारे साथ क्या करता है, झूठ बोलता है। क्या मतलब हुआ कि जो लाभ होगा ना, देखो जब वो गणना करके विक्रय मूल्य पर हमारे सामने प्रेजेंट करेगा अपने आप को, तो वो जो लाभ बताएगा ना, दुकानदार बेईमान कैसे हो सकता है, आप मुझे खुद बताओ, दुकानदार कोई बेईमान कैसे हो सकता है। सब क्या कर रहा है भाई, चतर चालाक है, बेईमान है, बुराई बात कर रहे हैं। मेरी बात समझो, इसकी नीत में खलबला है, इसकी नीत ठीक को नहीं भाई लगती मना तो। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि अगर कोई ऐसा करता है विक्रय मूल्य पर, तो वो हमारे साथ झूठ बोलेगा। कैसे बोलेगा, जब वो लाभ प्रतिशत निकाल करके हमें बताएगा, तो वो हमें लाभ कम बताएगा। यही तो है बेईमानी। देखो सही मायने में उसे कितना लाभ बताना चाहिए था, 25, पर वो कितना बता रहा था कि भाई साहब 20% हुआ है लाभ, जबकि हुआ कितना था, 25। और हानि में उल्टा करेगा, हानि में उल्टा करेगा कि भाई साहब मेरे को तो ना 20% का लॉस हो गया, जबकि हो रहा होगा 20 से कम। लाभ परसेंट वो कम बताता है, हानि परसेंट वो ज्यादा बताता है। यानी कि अगर सही निकालना पड़े, अगर सही निकालना पड़े, तो मैं कहूंगा कि लाभ प्रतिशत वो जो निकाले बैठा है उससे तो ज्यादा ही आएगा, उससे तो ज्यादा ही आएगा। और अगर सही हानि परसेंट निकालना पड़े, तो वो जो निकाल करके बैठा है उससे तो कम ही आएगा। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने साथ झूठ बोलता है। और झूठ कैसे चलती है, लाभ परसेंट कम बताए दुकानदार, हानि परसेंट को ज्यादा बताए। अपने दुखों को बड़ा करके बताने वाली बात नहीं होती भाई साहब। श्री कृष्ण ने कहा था कि दुनिया में जितने लोग हैं, हर कोई बेचारा बनने को राजी है, हर कोई बेचारा बनना चाहता है। या कि बेचारा बोल दो किसी को, उसके दुख सुनने लग जाओ भाई साहब, वो सुनाता चला जाएगा, कभी खत्म ना होंगे। और हर किसी को ऐसा भी लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। तो वही चीज है, जब उसको लॉस होगा ना, जब उसको लॉस होगा, तो उसको बढ़ा चढ़ा करके बताता है कि मेरी लॉस परसेंटेज देखो तुम, तो वो ज्यादा बताता है। देखो उसने कितना बताया था, 9 से 1/11, जबकि सही मायने में कितना था, 8 से 1/3। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी गणना विक्रय मूल्य पर हो, जब भी गणना विक्रय मूल्य पे हो, उसके द्वारा बताया गया लाभ परसेंट कम है, असली में ज्यादा आएगा। उसके द्वारा जब भी गणना विक्रय मूल्य पर करी जाएगी, तो उसके द्वारा बताया गया हानि का परसेंटेज ज्यादा है, वास्तव में कम आएगा। वास्तव में क्या आएगा, कम आएगा। इस सिर्फ जो मैंने अभी बात बताई ना पिछले 3-4 मिनट में, सिर्फ एक इस बात से कनेक्ट करके एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था देखना, मैं बताता हूं तुम्हें क्वेश्चन क्या था। पहली लाइन तो यही लिख लो कि एक दुकानदार लाभ की गणना, लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है, करता है, तथा पाता है कि, तथा पाता है कि, पाता है कि उसे, तथा पाता है कि उसे 37 सही 111/119% लाभ हुआ है। एक लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। उसका सही लाभ प्रतिशत क्या है, सही लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, ये मैं 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं इसके लिए। उसका सही लाभ प्रतिशत क्या है, इसके लिए मैं 4 ऑप्शंस लिख रहा हूं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए और बी है, और यहां मैं लिख रहा हूं डी है, सी है, और यहां मैं लिख रहा हूं डी है। ठीक है, ऑप्शन ए पे लिख लो, ऑप्शन ए पे लिख लो 37 सही 8/119%। ठीक है जी। ऑप्शन बी लिख लो,
ऑप्शन बी लिख लो कि जी 35 सही 8/119%। ऑप्शन सी लिख लो 35 सही 111/119%। ऑप्शन डी लिख लो 43 सही समथिंग, मैंने कुछ भी लिख दिया कि 21/23%। ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, एक बात सुन लेना मेरी, पहले एक बार सुन लेना, एक बार मेरी ये बात सुन लेना। मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके नहीं लिखी है, तो इसका जो मैं क्वेश्चन का आंसर निकालने वाला हूं वो एग्जैक्ट सही नहीं होगा, मुझे भी पता है। कल को कमेंट करके ये मत बोलना कि कुछ लिखवाते हो और कुछ करवाते हो, तो मैंने कैलकुलेशन नहीं करी है। मैं वैसे बता दूंगा इस क्वेश्चन को कैलकुलेशन की जरूरत थी भी नहीं। ठीक है, पर जो मैं निकालने वाला हूं वो क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं बनेगा, परंतु मैं ये कह रहा हूं, देखो मैं जो सिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये जब क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन ऐसे ही था, उटपटांग सा दे रखा था भाई साहब। जैसे यहां पर ये जो चीज दे रखी है ना, ये जो चीज दे रखी है 37 सही 111/119%, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने में शाम हो जाए। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू निकालने में शाम हो जाए, ऐसा क्वेश्चन है। परंतु गणना किस पे कर रखी है? विक्रय मूल्य पे। सिर्फ वही कॉन्सेप्ट यूज करके एग्जैक्ट एक क्वेश्चन आया था। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यही नंबर्स थे वहां पर और यही नंबर्स थे ऑप्शंस पे, परंतु जो मेरी भावना है ना इस क्वेश्चन के साथ वो एग्जैक्ट सेम थी, वो एग्जैक्ट सेम थी। अब इसने गणना कर विक्रय मूल्य पे कर रखी है और उस बंदे ने लाभ निकाल करके हमें बताया है, तो हमें पता है कि विक्रय मूल्य पर गणना करने वाला झूठ बोलता है, क्योंकि वो सही लाभ को छुपाता है और लाभ सामने कम डिलीवर करता है। तो ये जो उसने लाभ डिलीवर कर रखा है ना 37 सही 111/119%, ये कम लाभ डिलीवर कर रखा है। लाभ सही मायने में, सही मायने में लाभ क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इससे ज्यादा वाली संख्या पकड़नी है, इससे बड़ी संख्या पकड़नी है। अब ना तो ऑप्शन ए पर इससे बड़ी है, ना ऑप्शन बी पर इससे बड़ी है, ना ऑप्शन सी पर इससे बड़ी है, केवल एक ही ऑप्शन है जो इससे बड़ा है, और वही क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, वही क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था। अब मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन जब आया था, जब यहां उटपटांग सी चीज ऐसे दे रखी थी, तो उसमें भी सेम हूबहू यही हुलिया था कि केवल एक ही ऑप्शन था जो उससे कम या ज्यादा था। ठीक है, एक ही ऑप्शन था जो अगर हानि लिख रखी होगी तो कम वाला आएगा ना, और लाभ लिख रखा है तो ज्यादा वाला आएगा। तो वो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि जब भी दुकानदार गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो झूठ बोलता है। सही मायने के लाभ को निकालने के लिए आपको वो जितना डिलीवर कर रहा है अपने को, उससे ज्यादा लाभ हुआ है उसको वास्तव में, और वो जो हानि डिलीवर कर रहा है अपने को, हानि उसकी कम हुई होती है, वो ज्यादा डिलीवर कर रहा है अपने तक। ठीक है ना, इतनी सी बात मैं कहना चाहता था दोस्त। तो यहां तक का अगर सभी को क्लियर है तो आगे बढ़ने का काम हम करते हैं। ठीक है, 1 बज गया भाई साहब। एक छोटी सी बात बताने में हमने 15 मिनट लगा दिए होंगे, 20 मिनट। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की सेकंड पीडीएफ से क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कोई नहीं बोलेगा कि स्क्रीन को ब्लैक कर दो, व्हाइट कर दो, कुछ नहीं हो सकता इसके साथ। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता इसके साथ, ये ऐसे ही रहेगा। एक बार ये क्वेश्चन पढ़ लो, अंग्रेजी में पहले लिखा गया है ये। ठीक है, ए मिल्कमैन add milk to water in 5:2 and sell mixture at costing price of milk, find his profit percent। दूध वाला दूध व पानी का अनुपात 5:2 रखता है। यदि मिश्रण को वह दूध के क्रय भाव पर बेचने का दावा करे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 40%, 66 सही 2/3, 14 सही 2/7, या फिर 250%। ठीक है, 250%। ऑप्शन डी पर लिखा गया है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है जी, देखो दूध व पानी का अनुपात दे रखा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अपना टॉपिक इतने अच्छे से हुआ था कि ये बात अब आपको पता होगी कि दूध व पानी बोला है तो 5/2 में 5 दूध और 2 पानी बनेगा, 2 दूध और 5 पानी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूं डी, रेशियो पी, दूध रेशो पानी। ठीक है, दूध कितना है 5, अनुपात पानी कितना है 2, यानी कि दूध जो है 5 लीटर है और उसमें 2 लीटर उसने पानी ठोक दिया। ठीक है, मिक्सर तैयार हो गया उसका 7 लीटर का, मिक्सर कितने का तैयार हो गया उसका? 7 लीटर का तैयार हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अगर एचएसएससी नया ऑप्शन दे रखा हो तो इनमें से कोई नहीं, फिर क्या होगा? मान लेते हैं कि अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कहां गया हो आप? इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर 37 से ज्यादा, मेरी बात को समझना, अगर 37 से ज्यादा
आपने देखा कि भाई 37 से ज्यादा दो ऑप्शन दे रखे हैं। मैं थोड़ी सी एक बात बता सकता हूँ, छोटी सी एक बात बता सकता हूँ। 37 से ज्यादा, पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, पहली बात तो यही है कि ऐसा इस क्वेश्चन के साथ करेगा नहीं, 99% ऐसा नहीं करेगा। 100% तो मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि चलो 1% आप वाली ही पॉसिबिलिटी, फिर भी मेजोरिटी यही है, यही कहती है इस क्वेश्चन के साथ ऐसी छेड़खानी नहीं होगी। क्योंकि वो जब ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर देता है तो वो ये चेक नहीं करना चाहता कि आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं। बैंकिंग में कैलकुलेशन चेक होती है, बैंकिंग को छोड़ करके किसी एग्जाम में चले जाओ, यूपीएससी तुम चले जाओ, एसएससी तुम निकल लो, रेलवे तुम निकल लो, सीडीएस एनडीए, तुम किसी भी एग्जाम में बैठ लो, कैट वगैरह में कहीं बैठ जाओ तुम जाकर के, वहां वो तुम्हारी कैलकुलेशन चेक नहीं करता, कॉन्सेप्ट चेक करता। और इस क्वेश्चन की ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर दिखाता है कि कॉम्प्लिकेशंस इतनी जोड़ी गई है कि कॉन्सेप्ट चेक कर रहा है वो इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट कहता है कि इससे ज्यादा वाला आंसर आएगा, फिर भी चलो मान ही लिया कि दो ऑप्शन ज्यादा दे दिए। फॉर एग्जांपल एक अपने को दे रखा था कि जी 63 सही 8/119%, ठीक है, दो ऑप्शन आ गए। अब देखो ये तो है 43 और ये है 63, ठीक है, दोनों बड़े हैं 37 से, दोनों बड़े हैं, परंतु अभी अभी हमने कैलकुलेशन करी थी और हमें पता चला था कि उसका जो लाभ था उसने 20 बताया था और वहां जाकर के वो 25 आया था, वहां जाकर के ना वो 25 बना था, ठीक है, 20% से 25% आता, यानी कि ये उसने बताया था और ये अपना निकल करके आया था। मैं ये कह रहा हूँ भाई 20 से 25 हुआ, मैं कह सकता हूँ ना कि इसका पांचवा हिस्सा बढ़ गया, भाई इसका सॉरी चौथा हिस्सा बढ़ गया, इसका इसका चौथा हिस्सा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, +5% हो गया, पॉजिटिव 5%, भाई चौथा हिस्सा बढ़ गया। अब 20 से 37 उतना दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक सा ही है, तो मैं कह सकता हूं कि 6 7 8% तक बढ़ जाएगा, ये 8 तक बढ़ जाएगा, डबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका छठा सातवां आठवां हिस्सा तक बढ़ जाएगा, यही होगा ना। आ रही है मेरी बात समझ में। तो 37 का छठा हिस्सा लगा करके देखा हमने, 37 और 6 43 ज्यादा नजदीक बैठ रहा है, 63 अब भी दूर रह गया। फिर भी मान लेते हैं कि उसने बहुत ज्यादा नजदीक दे दिए, एक उसने यहां 42 दे दिया, एक उसने यहां 42 दे दिया और एक यहां उसने 44 दे दिया, ठीक है। अब एक 42 है, एक 43 है, एक 44 है। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस चीज से तुम बचने की कोशिश कर रहे थे वो तुम्हें काम करना ही पड़ेगा, अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अपन इन क्वेश्चंस के साथ कर चुके हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस के साथ अपन वो कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो जो काम तुमने यहां किया था वही काम तुम्हें अब इस क्वेश्चन के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है, फिर कोई रास्ता नहीं बच जाता। चलो जी इस क्वेश्चन पर आ जाओ। तुम मास्टर बनने की कोशिश मत करो, एक एक बात को लेकर के चलने की कोशिश मत करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन आते हैं, तुम क्या कोशिश कर रहे हो कि हमें सारी बातों का पता चल जाए। तुम भाई साहब ब्रह्मांड के ज्ञाता बनना चाहते हो, मास्टर मत बनो, ठीक है। देखो दूध वाला दूध व पानी का अनुपात 5:2 लेकर के आता है और अब मिश्रण को दूध के क्रय भाव पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है जी, ठीक है ना। आसपास में ऑप्शन दे दे, मैं बता चुका, अगर आसपास में ऑप्शन दे देगा तो फिर आपके पास कोई तरीका नहीं बच जाता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, सिर्फ फिर आप तो सोल्व ही करना पड़ेगा अब तो आपको, ठीक है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस को किया था वैसे सोल्व ही करना पड़ेगा फिर तो, ठीक है, और कोई तरीका नहीं रह जाता है, धरती पे तो है नहीं, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था कि उसने मिश्रण तैयार किया, दूध 5 लीटर लिया, 2 लीटर पानी ठोका और मिश्रण तैयार करके उसने कहा कि भाई साहब, दुकानदार ने उसने दूध वाले ने कस्टमर के पास कहा जाकर के कि मैं जिस रेट पर दूध खरीद के लाया हूं ना उसी भाव पर बेचूंगा, और ऐसा उसने कहा ही नहीं है, ऐसा उसने किया भी है, ठीक है। यानी कि जिस कीमत पर दूध खरीदा गया है उसी कीमत पर ये मिश्रण बेचा गया है, परंतु ऐसा करने से हम ये नहीं कह सकते कि जिस रेट पर खरीदा उसी रेट पर बेच दिया तो उसको लाभ या हानि कुछ नहीं होगा, होगा, क्यों होगा, क्योंकि पानी मिला दिया उसने। अब पानी एक ऐसा वस्तु का नाम है जो देखा जाए माना जाए तो वास्तव में अनमोल है, परंतु अगर कीमत की बात करें, इस क्वेश्चन के साथ जुड़े हुए पानी की बात करें तो इसकी कीमत होती है 0 रुपए प्रति लीटर, क्योंकि वो पानी घर से मिलाएगा। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि जी बिस्लेरी की बोतल ली उसने उसना मिलाया होगा, एक्वाफिना मिलाया होगा, ब्लैक वाटर मिलाया होगा, साल्ट वाटर, मिनरल वाटर, ये बकवासबाजी नहीं चल लगी, पहले बता दी। ये जो सब पानी ले रखे इसने गराड़ा पेंडा में तो मिलाया है, जोड़ में तो मिलाया हो, नाली में तो मिलाया हो, कोई मतलब नहीं, बस ये पानी जो सा इसने मिला रखा है ये फरी वाला पानी है, ठीक है। अभी के लिए उसने जो दूध के अंदर पानी मिलाया उसकी वजह से ही क्रय भाव पर बेचने पर भी उसे लाभ हो जाएगा। मेरी बात को बहुत आराम से समझना कि भाई साहब हमें निकालना था लाभ प्रतिशत, हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत, हमें क्या निकालना था, लाभ प्रतिशत निकालना, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत बराबर किसके होता है, आपका जवाब बनेगा जी लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100, प्रतिशत के लिए 100, ठीक है।
इतना सा काम करना है हमें, जायज बात है। अब मैं ये कह रहा था उसके पास दो चीजें हैं, एक दूध नाम की और एक पानी नाम की। उसने दूध के लिए खुद ने भी कुछ रुपए लगाए हैं पहले जेब से, फिर डिलीवर किया लोगों तक, ठीक है। परंतु पानी एक ऐसा आइटम है दोस्त, पानी एक ऐसा आइटम है दोस्त जिसके लिए उसने पैसे तो लगाए नहीं, पैसे तो उसने कुछ नहीं इन्वेस्ट किया, उसने कोई खर्चा नहीं उठाया, परंतु उस पानी को भी वो दूध की कीमत पर बेच रहा है। यानी कि जितना भी पानी है, जितना भी पानी है वही क्या है, उसका लाभ है। यानी कि जो लाभ है उसका वो कौन बनेगा, पानी की क्वांटिटी बनेगी, बटे में क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन होगा, क्रय मूल्य कौन होगा, जिस चीज के ऊपर पैसे खर्च हुए हैं वो वाला आइटम क्रय मूल्य में जाएगा। और वो वाला आइटम कौन है, तो आप बोलोगे वो वाला आइटम तो दूध है, वो वाला आइटम तो कौन है, दूध है, जिसके ऊपर कुछ खर्चा हुआ है। यानी कि क्रय मूल्य की जगह कौन ले लेगा, दूध यानी कि मिल्क ले लेगा। और गुणा में परसेंटेज बनाने के लिए 100 के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स ए कांस्टेंट, क्योंकि ये एक अचर पद है भैया। अब मैं ये कह रहा था आपको सब बातें पता लग गई कि पानी लिखना है ऊपर, और पानी कितना है आपको दिख रहा है 2 है, पानी कितना है 2 है, बटे में दूध लिखना है नीचे, दूध आपको पता है कि कितना है 5 है, तो बटे में 5 आ गया, बटे में 5 आ गया। और गुणा में परसेंट के लिए 100 आ गया जी, 100 आ गया। 5 से 100 को ठोका मैंने, कितने में काट दिया, 20 पे। 20 की और 2 की मल्टीप्लीकेशन कितनी होती है, जवाब बनता है 40%। कितनी बनती है, 40%। यही क्या है, उसका लाभ है, यही क्या है, उसका लाभ है। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, ठीक है। क्लियर हुई मेरी बात। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा, जहां लिखा गया 40%। ऑप्शन ए विल बी द राइट वन, जहां लिखा गया 40%, ठीक है। यानी कि लाभ कौन बनता है, जो पानी की मात्रा है। क्रय मूल्य कौन बनता है, जो दूध की मात्रा है। गुणा में 100, पानी बटे में दूध कर देंगे, गुणा में 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत की गणना हो जाएगी, लाभ प्रतिशत की क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी, ठीक है जी। आगे बढ़ाते हैं इस बात को, आगे बढ़ाते हैं इस बात को। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा करके दिखा गया है, क्वेश्चन को उल्टा करके लिखा गया, कोई चक्कर नहीं। दूध वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को दूध के क्रय भाव पर बेचता है, ठीक है। और ऐसा करने पर 16 से ही 2/3% का लाभ अर्जित करता है, 16 से ही 2/3% का लाभ अर्जित करता है। दूध का पानी से अनुपात क्या रहा होगा, दूध का पानी से पूछा है, यानी कि पहले दूध फिर पानी लिखना आपने। ऑप्शन है 1661 1771, ठीक है, 1661 1771, ठीक है। अंग्रेज लोग नीचे पढ़ सकते हैं। क्या करना था, ये जो लिखा गया है 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बताओ जरा क्या बनेगी। ये जो लिखा गया है 16 से ही 2/3%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, आपका जवाब होगा जी 1/6 बनेगी। कितनी बनेगी, 1/6 बनेगी। अब 1/6 क्या कहना चाहता है, 6 पर 1 का लाभ, 6 पर 1 का लाभ, यानी कि ये 1 क्या है, आप बोलोगे लाभ, प्रॉफिट है। ये 6 कौन है, 6 पर हुआ है, और लाभ किस पर होता है, तो क्रय पर होता है, तो ये है क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस, ठीक है जी, ओके। अब मैं ये कह रहा था कि लाभ कौन होगा, जब उसने मिश्रण को दूध के क्रय भाव पर ही बेच दिया, दूध को क्रय भाव पर ही बेच दिया, फिर भी उसे लाभ हुआ है। ऐसा करने पर संभव नहीं है लाभ या हानि होना। जितने में खरीदो उतने में बेचो, पर लग गया मोल दे दी मन, तो मेरा जितना मोल लग गया था उतने की दे दी। गांव में बड़े बूढ़े कहते सुनेगे बोले लगे मोल दे दी यार, लग गया मोल, वो चीज बेची जाओगी तो ना तो उस पर प्रॉफिट हो सकता, लाभ मुनाफा, ना उस पर हो सकता घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, तो उसे प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं होने वाला था। परंतु उसे अगर लाभ हुआ है तो जरूरी ही उस बंदे ने उसके अंदर कोई मिलावट करी है, और वो मिलावट ही क्या बना, वो मिलावट ही क्या बना, लाभ। यानी कि लाभ कौन है, पानी है, और क्रय कौन है, जिस चीज के पैसे लगते हैं भैया, पैसे किसके लगे, तो आप कहोगे दूध के, दूध के। यानी कि पानी की वैल्यू 1, दूध की वैल्यू 6। क्वेश्चन में पूछा है दूध का पानी से अनुपात, यानी कि पहले दूध फिर पानी बताना है। दूध कितना है 6, पानी कितना है 1, तो 6:1। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है। अगर वो कहता पानी का दूध से अनुपात क्या है, पानी का दूध से अनुपात क्या, तो हम कहते हैं 1:6, 1:6। अगर इस क्वेश्चन में कहे कि उसने 21 लीटर, अगर वो कहे, अगर इसी क्वेश्चन में वो कल को ये कह दे कि उस बंदे ने 21
लीटर मिश्रण बेच दिया, 21 लीटर मिक्सर उसने बेच दिया, 21 लीटर, 21 लीटर उसने मिश्रण बेच दिया, तो उसने कितना पानी उसमें मिला रखा था, पानी की मात्रा क्या थी, क्वांटिटी ऑफ वाटर 21 लीटर कह रहा है। अब जब हमने अनुपात ही निकाल लिया बाबू मोसाई, तो मैं कहूंगा कि 6 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलता है, इसका मतलब 7 लीटर मिश्रण तैयार होता है, परंतु मिश्रण तो 7 ना रहा, 21 हो गया। यार यार ना रहा, यार तो बेवफा हो गया, तो 7 7 ना रहा, 21 हो गया, इसका मतलब 3 से गुणा करी गई है। उसने पूछा पानी, तो 1 गुणा में 3 कर देंगे जी, 3 लीटर था। उसने पूछा दूध, 6 गुणा में 3 कर देंगे जी, 18 लीटर था। कल को अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो हम उसको भी लपेट देंगे, ठीक है। अगर कल को, अगर वो जरूरी नहीं है मिश्रण को, जरूरी नहीं है मिश्रण को दे, अगर वो हमें यहाँ पर दूध की मात्रा बता करके मिश्रण पूछे तो भी निकाल सकते हैं, पानी की मात्रा बता करके दूध की पूछे तो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीजें अब प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं, अब ये रेशो एंड प्रोपोर्शन में चली गई। यहां से आगे का जो क्वेश्चन है ये रेशो एंड प्रोपोर्शन का हिस्सा स्टार्ट हो गया और वो हमें निपटाने आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था और इसी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, तो हमें पहले क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बेस का काम करेगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होने वाला है, यकीन करना दोस्त, परंतु ये आगे के कुछ क्वेश्चंस पर अब बेस बनने का काम करेगा। ये समझ में आ गया तो आगे की चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। दुकानदार के लिए क्रय व विक्रय का अनुपात 2:3 है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये क्वेश्चन हमने देखा। उसने क्या क्रय व विक्रय का अनुपात दे रखा है, यानी कि कॉस्टिंग प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस उसने अपने को दे रखा है, ठीक है। अब देखो, जिसकी रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कहता है, जिसका नाम जहां पर उसका काम वहां पर, यानी कि उसकी वैल्यू वही होगी। तो क्रय की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 2, विक्रय की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे 3। अब अगर क्रय 2 हो विक्रय 3, हाँ बिल्कुल पिएंगे, हाँ आपने बनाई है, आपने बनाई है, बिल्कुल कभी नहीं, आपके हाथ का हम जहर ना छोड़े, ये तो चाय है। बताओ कितना बोला, क्रय, क्रय की वैल्यू है 2 और विक्रय की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर है। क्रय की वैल्यू कितनी है 2, विक्रय की वैल्यू कितने के बराबर है, 3 के बराबर। पूछा क्या है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन, इसलिए तो बोल रहा था कि क्रय की वैल्यू 2 है, विक्रय की वैल्यू 2 है, 2 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का लाभ हो गया, बटे किस पर, ये 1 का लाभ किस पे हुआ, लाभ होता किस पे है, लाभ होता किस पे है, तो आप बोलोगे लाभ क्रय पे होता है, और क्रय कितना है 2 है, और गुणा में प्रतिशत के लिए कितना आ गया 100 आ गया जनाब, कितना आ गया 100। क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। कहां लिखा गया है, ऑप्शन डी पे लिखा गया, ठीक है। पर ये डी ऑप्शन इतना खतरनाक है ना, यहाँ जो ये ऑप्शन डी लिख रखा है, इसको क्लिक करने के लिए, चलो ये तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन भी आसान सही था, कल को और क्वेश्चंस में हो जाए थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन और वही है, वहां ये आंसर बन रहा हो अपना। भाई साहब इसको क्लिक करने के लिए ना, इसको क्लिक करने के लिए खाली दिमाग की नहीं चाहिए, जिगरा भी चाहिएगा भाई साहब। खाली मस्तिष्क के काम नहीं चलेगा, जिगरे से भी काम चलेगा। जिगरे के बिना ये क्वेश्चन का आंसर कभी क्लिक नहीं होता किसी से। तो इस क्वेश्चन को क्लिक करने में ना जिगरा रखना अपना, ठीक है। ये ऑप्शंस क्लिक करने पे ना जिगरा रखना अपना, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमने अपनी सारी कैलकुलेशंस जब सही से बैठा ही दी है तो फिर दिक्कत क्या है। जब सारी कैलकुलेशंस अपनी ठीक गई है तो दिक्कत ही कोई नहीं है हमें। आ रही है ना मेरी बात समझ में, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ईडोवोस के नाम के करेक्टर को जानते हो, बाबा वोस के छोटे भाई थे ईडोवोस, ठीक है, बाबा वोस के छोटे भाई थे ईडोवोस। जब उनकी आपस में फाइट हो रही होती है ना, लास्ट की लड़ाई चल रही है कि या तो अभी ईडोवोस मरेगा या बाबा वोस मरेगा, तो ईडोवोस एक बात कहता है कि फियर इज वर्स देन पेन। बाबा वोस कहने का मतलब था कि डर दर्द से ज्यादा खतरनाक होता है या ज्यादा बुरा होता है, फियर इज वर्स देन पेन। डर दर्द से ज्यादा बुरा होता है, तो डरना कभी भी नहीं चाहिए। ईडोवोस यही कहना चाहते थे बाबा वोस से, हालांकि छोटे भाई थे, मर भी जाते हैं डायलॉग मारने के बाद। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। वापिस से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, एक दुकानदार के लिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य तथा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। कॉस्टिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो हमें पता करना है कि उसे हुआ क्या, लाभ या हानि, और जो भी हुआ
प्यार या नफरत, वो कितना हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है ना। इग्नोर नहीं मारा गया था, बस ये बात याद रखना, इग्नोर नहीं मारा गया था। तो निकालेंगे क्या, पहले तो पता करेंगे कि हुआ क्या था, पहले तो पता करेंगे कि हुआ क्या था, फिर हम पता करेंगे कि जो भी हुआ था वो कितने परसेंट से हुआ था, ठीक है ना। क्लियर, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 20 आएगा, अभी निकालते हैं भाई। 20 क्या आएगा, लाभ आया, 20 लाभ आया, ठीक है, ऑप्शन बी कह रहे हो आप। अभी निकालते हैं, अभी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। ये बेहद आसान क्वेश्चन है, ये बेहद आसान क्वेश्चन है दोस्त। कैसे है ये बेहद आसान क्वेश्चन, अभी बताता हूँ, देखो कैसे। 12 वस्तुओं का क्रय, तो मैंने लिख लिया 12 का क्रय, यहां लिख लेते 12 का क्रय। सीपी लिखना चाहो तो सीपी लिख लेना भाई, ठीक है। 12 का कॉस्टिंग प्राइस बराबर किसके, 15 के विक्रय के, 15 के विक्रय, ठीक है, 15 के विक्रय। एसपी लिखना चाहो तो एसपी लिख सकते हो, मतलब 12 सीपी 15 एसपी के बराबर है। अगली बात अब ये है, अगर ये कट रहे हो तो काटे जा सकते हैं, अगर नहीं काटोगे, जैसे यहाँ 12 और 15 कट रहे हैं, अगर नहीं काटोगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा, और अगर काट लोगे तो भी सेम, नहीं काटोगे तो भी सेम। क्वेश्चन के ऊपर कभी फर्क नहीं पड़ता। कहीं अगले क्वेश्चन में जाकर के तुम ये कहने लग जाओ कि ये तो कट ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है, नहीं कटने से भी सेम आता आंसर का। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाती, काटने का मतलब यही होता है कि कैलकुलेशन कम करनी है, सिंप्लीफाइंग बोलते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो 3 से जब मैंने इसको ठोका तो ये 4 बन गया, 3 से जब इसको ठोका तो मेरे को ये 5 बन गया, ठीक है। मतलब मुझे क्या मिल गया, तो आप कहोगे 4 का करें, 4 का करें बराबर किसके मिल गया मुझे, 5 के विक्रय के मिल गया, 5 के विक्रय के मिल गया दोस्त, 5 के विक्रय के मिल गया। अब हमने जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन नाम का टॉपिक किया था तो आपको याद होगा, जब भी ऐसी इक्वेशन फॉर्म होती है तो हम फटाक से दोनों वस्तुओं के बीच अनुपात निकाल सकते हैं। तो क्रय अनुपात विक्रय निकल सकता है। यहां से क्रय कौन बनेगा, क्रय कौन बनेगा, जो क्रय के साथ नहीं है, यानी कि 5। विक्रय कौन बनेगा यहां, जो जो विक्रय के साथ नहीं है, यानी कि 4 बनेगा। अब ये हो गया क्रय अनुपात विक्रय। अभी ये क्वेश्चन हम करके आए थे, बोलो करके आए थे कि नहीं करके आए थे, करके आए थे कि नहीं करके आए थे। अभी ये क्वेश्चन करके आए थे कि क्रय अनुपात विक्रय दे रखा हो तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। वैसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, परंतु वो करवाने की वजह सिर्फ इस क्वेश्चन का बेस रखने की थी, ठीक है। तो क्रय कितना हुआ 5, विक्रय कितना हुआ 4। तो पहले तो ये देखो कि हुआ क्या है, हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो आप कहोगे ज्यादा में खरीद कर कम में बेचे जा रहा है, तो लॉस घाटा हो गया उसको, इसमें तेरा घाटा, या तो घाटा हुआ है ऑप्शन बी पे, सॉरी ए पे, या फिर हुआ है डी पे। तो क्वेश्चन का आंसर बी और सी तो कदाचित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। दूसरा अब हमने देखना कि कितना हुआ, कितना हुआ। जब 5 की चीज 4 में बेच रहे होगे तो 1 रुपए का घाटा लगेगा, बटे किस पर हुआ ये घाटा, ये 4 पर नहीं हुआ, क्योंकि घाटा किस पे होता है, घाटा खरीदे गए पर होता है। मुनाफा भी किस पे होता है, वो भी खरीदे गए पर, क्रय पर ही होता है, कॉस्टिंग प्राइस पे। यानी कि कंसीडरेशन नाम की जो चीज चलती है प्रॉफिट और लॉस परसेंट में, वो हमेशा ही सीपी यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर चलती। तो बटे में कौन आएगा, 5 आएगा। गुणा में परसेंटेज के लिए कितना लगा देंगे, 100, और वो बराबर कितने के होगा, 20% के होगा, 20% के होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। कहानी फिर कभी सुनाऊंगा बाबा वोस्की और ईडो वोस्की, तुम्हें बहुत मजेदार कहानी थी भाई साहब, जबरदस्त कहानी है, फिर कभी सुनाएंगे बाबा वोस्की और ईडो वोस्की के बारे में तुम्हें। मुझे लग रहा है कि तुम्हें नाम ही पसंद आ गया है ना, तुम्हें लग रहा है कि नाम ही इतने मस्त हैं, तो कहानी तो और भी मस्त है। तुम्हें सही लग रहा है, कहानी बहुत ज्यादा मस्त है, तुमने सुनी नहीं होगी, देखना तो दूर की बात, फिर कभी सुनाएंगे खाली टाइम में बैठ करके। अभी ये कहानी सुन लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ठीक है। इसने क्या कहा, यदि 20 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के समान हो तो लाभ हानि की प्रतिशतता क्या होगी। अब ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, पिछले की नकल ही करनी है। नकल के लिए भी अकल चाहिए ना बहू, वही है, वही चाहिए। अब देखो
20 पेनों का क्रय 15 के विक्रय के बराबर है। यहीं से काट करके क्वेश्चन को लिखना शुरू कर दो, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है कॉपी पेन उठाने की, यहीं से माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर ये नहीं भी काट रहे होगे तो भी क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि क्रय के साथ 20 है और विक्रय के साथ 15 है, तो क्रय के साथ तो 15 जोड़ दो, क्रय 15 बन गया और विक्रय ये 20 बन गया, बस बात खत्म कर दो। मैं ये कह रहा था, यानी कि 15 में खरीदा 20 में बेचा, क्या हुआ? लाभ। तो सी और डी तो निकल गए भाई। 15 में खरीदा 20 में बेचा तो कितने का लाभ हो गया? 5 का। कितने का लाभ हो गया? 5 का। बटे किस पर हुआ? बटे किस पर हुआ? तो आप बोलोगे जी 15 पे हुआ। किस पर हुआ? 15 पे हुआ। तो 5 बटे में 15 गुणा में 100, 5 से 15 को ठोका जाएगा 3 पे और 100 को 3 से डिवाइड करना है, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट वन। कोई कॉपी पेन उठाने की इस क्वेश्चन को रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी डी के साथ निकल रहे हो तुम लोग। शर्म करो तुम लोग यार। एक कैंटर भर के तरी में सरिया की नरक में बेचने वाला हूं, इसे काम करो तामी बेबी, शर्म करो। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता नहीं था कि ये क्वेश्चन भी तुम अब गलत करोगे, तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो हमेशा ही, हमेशा ही सरप्राइज कर देते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन देखना जनाब एक बार, क्या कह रहा है? एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर पाता है। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अप होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? ये अलग बात बोलेगा, थोड़ी सी एक बार बोलेगा फिर वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। क्या करते पहले पहले पानी जाओगा कड़ा को, पुल तड़े को लेकड़ना है, ठीक है? अब कहीं नहीं होगा, अगर बाढ़ भी आ जा रहा है पुल ना पैड़े के ले जा रहे हैं, कर ले जाएगी पुल बड़ा बना जाए हमें, पर पानी था दे थल्लों दी लंगू भी रही। एक दुकानदार 15 वस्तु बेचकर पाता है कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ हुआ है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 15 वस्तु बेचकर पाता है कि उसे 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ हुआ है। ये क्वेश्चन जो अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस जब स्टार्ट किया था तो मैंने क्या था, बोनी का टाइम है, बोनी खराब ना करियो। अरे यह बात क्या, एक बात बताई थी मैंने, मैंने एक बात कही थी आपसे, वो बात मैं रिपीट करता हूं। मैंने कहा था, एक बार मेरे साथ यस और नो बोल देना कि ये बात सही है या गलत है। लाभ जिसको अंग्रेजी में प्रॉफिट बोलते हैं, अंकल, प्रॉफिट, ठीक है? ये जो लाभ होता है ना, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय यानी कि सेलिंग प्राइस, नेगेटिव क्रय यानी कि कॉस्टिंग प्राइस के बराबर होता है। बोलो गलत है कि सही है? मैंने जो लिखा क्या आप उसे जानते हो? मानने की जरूरत नहीं है, मान करके तुम लोगों ने 10,000 साल बिता दिए। निकलो इस मानने से, जानने में विश्वास करना शुरू करो। जानते हो कि नहीं ये बात? बताओ। जानने और मानने में बड़ा फर्क होता है। मैं तुमसे कहूं कि भगवान को मानते हो तो तुम सबके जवाब होगे हाँ हाँ हाँ, और मैं अगर क्वेश्चन में पूछ दूं कि भगवान को जानते हो तो तुम्हारे जवाब 1 सेकंड के लिए ठहर से जाएंगे, लब सिल जाएंगे भाई साहब तुम्हारे, ठीक है ना? तो विक्रय में से क्रय घटाने पे लाभ मिलता है, ये बात शाश्वत सत्य है, ठीक है? ये शाश्वत सत्य है, ठीक है? इसे नकारा नहीं जा सकता, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कनाडा में भी चले जाओगे वहां पर भी यही बात बोली जा रही है कि एसपी में से सीपी नेगेटिव करने में प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है? कहीं निकल लो, जहां एजुकेशन नहीं पहुंची ना वहां यही बात पहुंचेगी जिस दिन एजुकेशन पहुंचेगी। तो अभी के लिए क्वेश्चन में क्या हुआ देखो, एक दुकानदार आया और उसने 15 वस्तु बेची। उसने 15 वस्तु बेची। क्यों कह रहे हैं बेची? क्योंकि उसने एक रिजल्ट निकाल करके दिया और वो यही कहा कि 15 वस्तु बेचकर उसने कुछ मिला, उसे कुछ मिला। इसका मतलब 15 वस्तुएं तो बेच दी उसने। उसे क्या मिला? उसे क्या मिला कि 5 वस्तुओं का, के जी 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, 5 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, ठीक उतना ही उसे लाभ, ठीक उतना ही उसे लाभ हुआ है। हमने बस अगर निकालना है कुछ तो वो है जी, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है? अब अगर उसे लाभ हुआ है, ये बात तो कंफर्म है ना, ये बात कंफर्म है भाई साहब कि उस बंदे को लाभ हुआ है, तो यही लेने करके चलेंगे। अगर यह कह दे कि उसे 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य जितनी हानि हुई है तो हम यहां हानि और क्रय को उधर, विक्रय को इधर लिख लेंगे, हानि लेकर के चलेंगे। परंतु अब उसे क्या हुआ? लाभ।
कितनी वस्तुएं बेच करके हुआ? 15। 15 वस्तुएं बेच करके उस दुकानदार ने अगर ये कहा है कि मुझे लाभ हुआ है, तो उस बंदे ने, उस दुकानदार ने जरूर ही 15 वस्तुओं का विक्रय लिया होगा, 15 वस्तुओं का विक्रय लिया होगा, और उसमें से 15 वस्तुओं का क्रय घटाया होगा, 15 वस्तुओं का क्रय घटाया होगा, अन्यथा लाभ नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि अगर 15 के क्रय में से 15 का विक्रय घट गया, कहने का मतलब अगर ये बड़ा हो गया तो उस बंदे को हानि हो गई ना। अगर 15 वस्तुओं का क्रय बड़ा हो गया, इसका मतलब कम में बेचा, फिर तो बड़े में तो खरीदा, छोटे में बेचा, फिर तो हानि हो गई। परंतु उसने साफ साफ कहा है कि मुझे लाभ हुआ, इसका मतलब 15 के विक्रय में से 15 का विक्रय ही घटा होगा, 15 के क्रय में से 15 का विक्रय नहीं घट सकता। जायज बात है, ठीक है, क्लियर। अब मैं कहूंगा कि अगर 15 के विक्रय में से 15 का क्रय घटाने पर लाभ मिलता है, तो उस लाभ की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? देखो इसने क्या लिखा, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य जितना लाभ हुआ है, यानी कि लाभ कितना? 5 वस्तुओं का क्रय जितना। प्रॉफिट कितना है? कॉस्टिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स के बराबर। तो यहां मैं लाभ के जगह पर क्या लिख सकता हूं? लाभ की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? 5 वस्तुओं का क्रय भी लिख सकता हूं, 5 वस्तुओं का क्रय भी लिख सकता हूं। क्वेश्चन में कुछ बचा तो है नहीं, कुछ क्वेश्चन में बचा तो है नहीं। क्या करना है दोस्त, ये 15 विक्रय को एज इट इज यहीं रखेंगे, ठीक है। चलो कोई जादू नहीं करते, लिख ही देता हूं। 15 का विक्रय, 15 का विक्रय बराबर किसके होगा? देखो, क्रय क्रय एक साइड, विक्रय विक्रय एक साइड, माता बहन एक साइड, बाई एक साइड, डेरा सच्चा सौदा नियम फॉलो कर रहे हैं। 15 नेगेटिव है इधर, उधर जाकर के पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे बिल्कुल होगा। यहां का 15 नेगेटिव, वहां का पॉजिटिव 15 हो जाएगा, तो ये भी क्रय ये भी क्रय जुड़ जाएंगे, 5 और 15 20 का क्रय। आ गया ना वही क्वेश्चन जो अभी अभी निपटा करके आए थे। क्रय की वैल्यू कितनी बनेगी? 15। विक्रय की वैल्यू कितनी बनेगी? 20। तो 15 में खरीदा, खरीदा कितने में? 15 में। बेचा कितने में? 20 में। अनुपात निकालना चाहो तो वो निकाल सकते हो, काटा पिट्टी करना चाहो वो भी कर सकते हो, सारे के सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो 15 में खरीद करके अगर 20 में बेच रहा है, तो मैं कहूंगा 5 रुपए का लाभ हुआ है। बटे किस पर हुआ है? 15 पे हुआ है, क्योंकि क्रय वही है। और गुणा में परसेंट निकालने के लिए 100। क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 33 सही, 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, ठीक है। प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा था इस क्वेश्चन में। प्रॉफिट या लॉस में से क्या हुआ ये निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। ये ऑलरेडी दे रखा था कि भाई लाभ हुआ है, ठीक है, ये भाई लाभ हुआ है, ये बात ऑलरेडी दे रखी थी, हमें सिर्फ उसकी परसेंटेज निकालनी थी, ठीक है। तो कितनी आई परसेंटेज? आंसर बनेगा जी ऑप्शन, ऑप्शन सी, 33 मिक्स्ड 1/3%, ठीक है जी, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। 24 पेन बेचने पर, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है जो अभी करके आए हैं, रिहर्सल करेंगे उस क्वेश्चन की भी। नहीं, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी मेरे को क्या रिक्वायरमेंट? कोई ना, कोई ना, बस देखेंगे इसको। या लो दे, करोगे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट? करोगे? करो जरा, ये खिलौना लगा लेता हूँ मैं तब तक। मुझे खिलौना मिला है भाई साहब, अब मुझे वो लगा गया कि खिलौना लगाना है। मैं दिल की साइड लगा लेता हूँ, ठीक है, तो दिल की साइड लगा लेते हैं। अरे बाप रे, सब अजीब सा हो गया ये तो। हम्म, ठीक लग रहा है। मैंने दिल की साइड लगाया इसको, नहीं अजीब लग रहा है ये। हम्म,
ग्रेट। धोखा तो खा चुके, बाकी जो खिलाओगे खा लेंगे। बंद कर दे बेटा इसको। अरे कह दिया, जो चीजें खिला दो आपके पास जो भी हो। हाँ, करोगे इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट? हटा रहा हूँ भाई साहब इसको, मैं हटा रहा हूँ इसको मैं यार, अजीब सा लग रहा है ये मेरे को। कंटिन्यू चल रही है क्लास दोस्त, ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था बस लगा करके कि आप लोग निकाल लो। क्या बोला है इस बार? हाँ नहीं बोला है इस बार, क्या बोला? हाँ नहीं बोला, ठीक है। इस बार क्या बोला? हाँ नहीं बोला है इस बार, हाँ नहीं, ठीक है। ब्लू है पानी पानी, और इस क्वेश्चन में हुई है हानि हानि हानि। क्या बोला? हानि हुई है, ठीक है। हानि के लिए हमें क्या करना होता है? हानि के लिए हमें क्या करना होता है कि करे में से, कि जी करे में से विक्रय घटाना होता है, ठीक है। करे में से विक्रय घटाना होता है। परंतु परंतु उसने कितने पेन बेचे? 24 पेन, ठीक है। फिर बेचने पर कुछ मिला उसको, इसका मतलब 24 के क्रय में से 24 का विक्रय घटा होगा, 24 का विक्रय घटा होगा, और फिर हानि मिली होगी। और हानि कितनी है? 8 पेनों के विक्रय के बराबर, 8 पेनों के विक्रय के बराबर, तो बराबर 8 विक्रय आ गया, ठीक है। अब मैं कहूंगा कि सारे क्रय एक साइड, तो 24 क्रय यहीं रह गया, सारे विक्रय दूसरी साइड, तो ये 24 उधर जाकर के जुड़ जाएगा जी, 32 विक्रय हो जाएगा। अगर नहीं काटोगे तो भी सेम आएगा, काट लेंगे तो भी सेम आएगा। 4 पे जब मैंने ठोका, 8 से कट सकते ना, 8 3 24, 8 चौक 32, तो क्रय की वैल्यू कितनी हो गई? 4। विक्रय की वैल्यू कितनी हो गई? 3। मैं कहूंगा कि उस बंदे ने खरीदा था 4 में, बेचा है 3 में, तो 1 की हानि हो गई, बटे किस पर? क्रय पे, यानी कि 4 पे। और गुणा परसेंट निकालने के लिए 100। वैसे भी 1/4 का मतलब अब तो पता ही लग गया होगा कि 25% होता है, 25%, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक 10% हानि पर बेची गई, इसके विक्रय मूल्य को 50 रुपए बढ़ाने से 10% का लाभ हुआ, पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है जी, कितने के बराबर, ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है कि जी कितने के बराबर था, ठीक है। एक पुस्तक को 10% हानि पर बेचा जा रहा था, ये पहले की बात है, ठीक है नहीं, ठीक है, क्लियर। ये पहले की बात है कि 10% की हानि हो रही है। अब अगली बात क्या कही उसने कि भाई उसने जैसे ही विक्रय मूल्य मीन्स सेलिंग प्राइस, जितने में उसको बेच रहा था ना पहले, उससे उससे 50 रुपए ज्यादा में बेचने लग गया। फॉर एग्जांपल पहले उसको वो 150 रुपए की बेच रहा था, अब वो 200 रुपए की बेचने लग गया। साउंड इज नॉट कमिंग, अरे दोस्त साउंड इज कमिंग, बट आई वॉज नॉट स्पीकिंग एट दैट टाइम, ठीक है। मैं बोल ही नहीं रहा था उस टाइम पे, इसलिए। अब भी नहीं आ रही क्या साउंड? चाय रखी हुई है सर, थैंक यू सर। सर, आप मुझे ऐसे बीच बीच में देखने आते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है, संभालने आते हो, ये बस आपकी केयर है। अब आ रही है, ठीक है। 10% की हानि हुई, ये पहले की बात है। फिर इसने विक्रय मूल्य को 50 रुपए बढ़ा दिया, और ऐसा करने से वो 10% लाभ उसको होने लग गया। हमसे पूछा गया कि पुस्तक का क्रय मूल्य बता दो कि जी कितने के बराबर है, ठीक है। पुस्तक का क्रय मूल्य बता दो कितने के बराबर है। तो एक बात समझना, एक बात समझना, एक बात समझना आप लोग, बड़ी प्यारी सी बात है, बड़ी प्यारी सी बात है। टाइम स्पीड डिस्टेंस में तुम्हें ये बात हजम करने में काफी टाइम लग गया था, उम्मीद करता हूं कि अब नहीं लगाओगी, अब नहीं लगाओगे। ये नंबर लाइन है दोस्त, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये बीच में जीरो है, ठीक है। इधर -1 होगा, -2 होगा, गलत तो नहीं कह रहा हूं ना। ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ठीक है, ठीक है जी। मतलब नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब ही क्या होता है? डायरेक्शन, ठीक है ना।
ये वहमों में डाल रखी है दुनिया। मैं मिट्टी हूं आखिर मेरा बनेगा क्या, मुझे कुम्हार ने चक्कर में डाल रखा है। ये चक्कर में डालने वाली बात है। इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव और पॉजिटिव का? नेगेटिव मीन्स होता है लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी कि नंबर लाइन के जीरो से लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव, और पॉजिटिव का मतलब राइट में जाएंगे, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई कहे कि -2 में और +3 में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है, तो आंसर क्या बनेगा? देखो डिफरेंस कितने का है, 1 2 3 4 5, ठीक है जी, 5। यानी कि मैं क्या कर सकता था, मैं देख लेता कि एक तो नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों ओपोजिट है, ठीक है, ओपोजिट है दोनों। तो मैं कहूंगा कि यहां का 2 और यहां का 3 आपस में जुड़ करके भी डिफरेंस बता सकते हैं, आपस में जुड़ करके भी डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात याद रहे, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो, दोनों नेगेटिव में पड़े हो या दोनों पॉजिटिव में पड़े हो, फिर ऐसा नहीं कर सकते, फिर जोड़ करके डिफरेंस नहीं आएगा, फिर घट करके ही आएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा? फिर घट करके ही डिफरेंस आएगा। कैसे? एक बार देख लो, ये नंबर लाइन है, ठीक है, ये नंबर लाइन है, ये बीच में 0 पड़ा है, यहां है +1 +2 +3 +4, ठीक है जी। अब अगर कहे भाई +1 और +4 के बीच डिफरेंस कितना है, अब डायरेक्शन दोनों की सेम है ना, तो अब यहां के 1 और यहां के 4 को जोड़ करके डिफरेंस नहीं बनेगा, यहां का जो डिफरेंस बनेगा ये घट करके बनेगा, और ये कितना होगा? तो आंसर बनेगा 3, 3 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा था कि अगर डायरेक्शन सेम हो तो घटा करके डिफरेंस निकलता है, अगर डायरेक्शन ओपोजिट हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ये इसी बात को कह सकते हैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो डिफरेंस उनके आपस में जोड़ने से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, जोड़ने से भी बनाया जा सकता है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में देखो, एक पुस्तक है जिस पर 10% की हानि होती थी। क्या होती थी? 10% की हानि होती थी, ठीक है जी, 10% की हानि होती थी, और अब क्या होने लग गया? 10% का लाभ, 10% का लाभ, यानी कि 10% हानि नेगेटिव डायरेक्शन में, 10% लाभ पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों के बीच डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहेंगे 10 में से 10 घट गया, 0 नहीं बना, नहीं, हानि और लाभ सेम डायरेक्शन पे नहीं है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे, तो 10 और 10 का जोड़ 20% का डिफरेंस है इनमें, इनमें जो डिफरेंस है 10% हानि में और 10% लाभ में, जो इनमें डिफरेंस है बाबू मोसाई, वो 20% का है। कितने का है? 20% का है, 20% का है। यानी कि इसका मतलब ये समझ लो, इसका मतलब ये समझ लो, इसका मतलब ये समझ लो, अगर मैं कहता भाई -2 और +3 के बीच कितना डिफरेंस है, तो तुम कहते 5। अब इसी बात को मैं दूसरे शब्दों के साथ रिलेट करता हूं, अगर मैं कहता भाई -2 पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है, -2 पे एक बंदा खड़ा है, उसे +3 पे जाना है, तो उसे कितने कदम लेने होंगे? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5, यानी कि जितना डिफरेंस है कितने कदम लेने होंगे? तो 5 कदम चलना पड़ेगा उसको, फिर जाकर के वो वहां पहुंच जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, अगर एक वस्तु 10% हानि पे बैठी है और वो 10% लाभ पे पहुंच गई, तो मैं कहूंगा कि उसे 20% चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? 20%। अब ये 20% तो चल पड़ी, परंतु ये 20% चलने के लिए कौन लेकर के आया उसको? किसने चलाया 20%? आप कहोगे 20% उसे 50 रुपए ने चलाया। ये जो 20% उसको चलाया गया है, किसके द्वारा चलाया गया है? तो आप कहोगे 50 रुपए के द्वारा, यानी कि 20% का मतलब ही 20% का मतलब ही 50 रुपए है, फिर 20% का मतलब ही 50 रुपए है, फिर 20% का मतलब ही 50 रुपए है, फिर ठीक है ना, 20% का मतलब ही 50 रुपए है, 20% का मतलब ही 50 रुपए है। फिर मुझसे पूछा क्या गया? पुस्तक का क्रय मूल्य बताओ। अब पूरा पूरा क्रय मूल्य बताने का मतलब है कि 20% नहीं पूछ रहा आपसे, ये तो पूरा 100% ही पूछ रहा है कि क्या होगा, पूरे का पूरा 100% ही बता दो कितना होगा। क्रय मूल्य पूछने का मतलब पूरा पूरा 100% बता दो। अब 20% से 100% पूछ रहा है, मैं कहूंगा कि परसेंट तो परसेंट की जगह पे 20 से 100 हो गया, इसका मतलब 5 से गुणा हो गई, तो 50 की भी 5 से गुणा कर दो, और 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 रुपए। ये 2250 नहीं है, ये रुपए का सिंबल है। ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, ठीक है, 250 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब एक और बात याद रखना,
हाँ ले आओ, कोई चक्कर नहीं। अगर 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लगे, अगर हमें भाई 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू लेने की जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो कितना ले सकते थे? 1/5। 1/5 का मान कितना है? 50। तो हम 100% की जगह भी फ्रैक्शनल लेकर के चलेंगे ना, दोनों जगह या तो परसेंटेज या दोनों जगह पे फ्रैक्शनल। अब 20% को 1/5 लिखा है तो 100% को क्या लिखोगे? 1। और 1/5 को 1 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे? वही 5 फिर निकल करके आएगा। कहने का मतलब परसेंट में लो या फ्रैक्शनल में लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट वन, जहां लिखा गया 250 रुपए, ठीक है ना, 250, 250 रुपए लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो चीज हो गई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आगे क्यों नहीं? ठीक है, यही है क्या नेक्स्ट? क्वेश्चन नंबर 9 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 था वो। हाँ वो क्वेश्चन नंबर 8 था, ठीक है, तो यही करना है, यही करना है, ठीक है। समझना एक बार क्वेश्चन में बोला क्या गया। एक मोबाइल फोन की कीमत 5,000 रुपए बढ़ाने से लाभ 10% से 12% हो जाता है, उसका क्रय मूल्य कितना है? मेरी बात को आराम से सुन लो, यहां पर 10% लाभ से 12% लाभ पे गया है, डायरेक्शन सेम है, डिफरेंस यहां जुड़ेगा नहीं। 10 और 12 जोड़ मत कर देना। क्वेश्चन का आंसर निकालो क्या आएगा, करो एक बार इस क्वेश्चन को सोल्व। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस निकालना है, वही फिर से करना है सारा काम। करो इसको सोल्व। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? 2,50,000 रुपए। ग्रेट, ठीक है। सीधी सी बात है, 10% लाभ और 12% लाभ में 2% का फर्क होता है, 2% का अंतर होता है। 2% चलाने के लिए 5,000 रुपए लगते हैं, 100% चलाने के लिए 50 से गुणा लगेगी, यानी कि 5,000 गुणा में 50, और वो कितना होगा? ऑप्शन सी होगा, 2,50,000 रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब एक बेईमानी वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक दुकानदार वस्तुओं को क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है, परंतु प्रति किलोग्राम 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है?
लेके जाना आपने, ले जाओ। हाँ आ जाओ, आप स्टूडियो में आ जाओ। हम्म। है तो आ जाओ, एक बार देखांगे, देखा, आ जाओ। लाइव नहीं चल रही क्लास, क्लास लाइव चल रही है दोस्त, थोड़ी देर डिले हो गया था। बस कितने हुए जिंदगी दे कुछ कारे नहीं जिन्होंने करके। चलो ये क्वेश्चन देखो एक बार। बड़े या खुला है ठेके अद्धी अद्धी रात नु चार पंज नाल रखी कत्ता नहीं हो कट्ठा कदे रात नु है क्या। देखो एक बार तो इसको हटा देते हैं यार यहाँ से। इसमें क्या कहता है कि एक दुकानदार है, वस्तुओं को क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है। ये ठीक वैसी ही बात हो गई जैसे हमने दूध वाले के साथ किया था कि एक बंदा है दूध में पानी मिलाता है पर दूध के क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है। तो वहां पर भी दावा नहीं बाधा, यहाँ पर भी दावा हो या इसका उल्टा वादा हो। भाई साहब मैथ हो या मैथ का मास्टर हो, हमेशा निभाई जाएंगे। परंतु प्रति किलोग्राम 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। अब आप खुद बताओ मुझे, खुद बताओ, जब उसने वस्तु को क्रय भाव पर बेच दिया, जब उस बंदे ने क्रय भाव पर वस्तु को बेच दिया, तो उसको लाभ या हानि कुछ भी नहीं होना चाहिए था। परंतु परंतु उस बंदे ने गड़बड़ करी। जैसे दूध वाले ने तो पानी मिला दिया था, इसने क्या गड़बड़ कर दी, इसने क्या गड़बड़ कर दी कि प्रति किलोग्राम यानी कि 1 किलोग्राम मांगने पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर दिया। इसने क्या गड़बड़ कर दी, इसने क्या गड़बड़ कर दी, तो आप कहोगे कि प्रति किलोग्राम 1 किलोग्राम मांगे जाने पर 1 किलोग्राम मांगे जाने पर 900 ग्राम वजन का प्रयोग कर दिया, जिसके चलते इस बंदे को मैं कहूंगा कि पक्का ही लाभ हुआ होगा। और कितना हुआ होगा वो अभी देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। क्या निकालना है दोस्त, लाभ प्रतिशत। कहां लिखे, यहां लिख लेता हूं। ठीक है, लाभ माने प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत। मतलब हमें क्या निकालना है, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। मेरी बात को बहुत आराम से समझना। यहां पर उस केस में क्या था, लाभ कौन बना था उस केस में, उसने भी क्रय भाव पे बेचा था, इसने भी क्रय भाव पे बेचा है। वहां पर लाभ कौन बना था, आपने कहा कि जो पानी मिला है वही लाभ है। यहां पर लाभ कौन बनेगा, एक ऐसा वजन, एक ऐसा वजन जो दिया नहीं गया, कस्टमर को दिया नहीं गया परंतु उसके पैसे चार्ज कर रखे। एक ऐसा वजन, एक ऐसा वजन जो कस्टमर तक डिलीवर नहीं हुआ पर कस्टमर से उसके पैसे बखूबी ले रखे। अरे मेरी बात सुन, यानी कि जो वजन दुकानदार ने ग्राहक को कभी दिया ही नहीं, उस वजन के भी अगर वो पैसे ले रहा है, तो यही क्या बन रहा है, उसका लाभ। ये वजन ही उसका लाभ है। क्योंकि जितना वजन उसने दुकानदार ने ग्राहक को दिया है, जितना उसने वजन ग्राहक को दे रखा है, जितना उसने वजन तोला वह दुकानदार ने ग्राहक को दे दिया, वो वजन तो दुकानदार ने क्रय भाव पर ही बेचने का दावा किया है और वो क्रय भाव पर ही बेचा भी गया होगा। अरे मेरी बात समझ में, यानी कि जो वजन तोल करके रखा गया तराजू में, दुकानदार ने कस्टमर के हाथ में रख दिया जितना वजन, वो वजन तो दुकानदार ने भी खरीदा है और उसी खरीदे गए मूल्य पर उसने बेचा भी है उसको। परंतु लाभ कहां निकला, एक ऐसा वजन, एक ऐसा वजन जो कभी दिया ही नहीं गया, यानी कि एक ऐसा वजन जो कभी तोला नहीं गया, जो कभी तोला नहीं गया, नहीं तोला गया वजन, यानी नहीं तोला गया वजन। बटे में, बटे में बड़े आराम से समझना कि भाई साहब क्रय मूल्य कौन बनेगा जी, क्रय मूल्य। देखो दुकानदार के पास तो स्टॉक भर रखा है उसने, पूरे पूरे गोदाम भर रखे, परंतु हम जो लाभ परसेंट निकालना चाहते हैं केवल उस ट्रांजैक्शन का निकालना चाहते हैं जो अभी अभी हैपन हुई है उस कस्टमर और शॉपकीपर के बीच। क्या शॉपकीपर के बीच हुई है कि दुकानदार के पास कस्टमर आया, कहा 1 किलोग्राम चाहिए, उसने 900 ग्राम तोल दिया, तो क्रय मूल्य किसका लगेगा, जो दुकान से सामान उठ करके बाहर चला गया, जो कस्टमर के हाथ में चला गया, कस्टमर को दे ही दिया उसने, उसी का क्रय मूल्य कंसीडर करेंगे। क्योंकि जो 100 ग्राम नहीं तोला गया या जो 1 किलोग्राम मांगा गया वो महज बातों में ही रह गया, वो प्रैक्टिकल हो ही नहीं पाया है। क्रय मूल्य किसका काउंट करेंगे, कस्टमर
को जितना उस दुकानदार ने पकड़ा रखा है, जितना तोल करके दे दिया कि ये लेकर के घर चले जा, जितना दुकान से बाहर जितना सामान जाएगा ना, उसी का क्रय मूल्य काउंट होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि 1 किलोग्राम मांगा गया था, मांगने वालों का क्या 20-20 किलोग्राम मांग लेंगे, परंतु उसने जितना तोला उसी के ऊपर देखेगा ना वो। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या है, जितना की वजन उसने दे रखा है, जितना की वजन उसने दुकानदार ने कस्टमर को दे रखा है वही उसका क्रय मूल्य है, यानी कि तोला गया वजन और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। ठीक है, तो लाभ कौन बना, जो वजन नहीं तोला गया, और क्रय मूल्य क्या बन गया, जो तोला गया वजन है, यानी कि जिसका वेट नहीं किया गया वो प्रॉफिट है, और जिसका वेट किया गया वो सीपी कॉस्टिंग प्राइस है, और गुणा में 100 तो एज ए कांस्टेंट यूटिलाइज किया गया है परसेंटेज के निशान को गाड़ देने के लिए। ठीक है, यहां जिंदा गाड़ने की बात हो रही है। अब गाड़ देना इसको, नहीं तोला गया वजन कितना है, देखो 1 किलोग्राम का ऑर्डर किया, 900 ग्राम उसने तोल दिया, तो तोला गया वजन तो आ गया कितना है, तोला गया वजन तो आ गया 900 ग्राम, परंतु ये ग्राम में है तो ऊपर वाला भी ग्राम में आएगा। नहीं तोला गया वजन, 1 किलोग्राम मांगने पे 900 देने का मतलब है कि कितना वजन नहीं तोला गया, कितना वजन नहीं दिया गया, 100 ग्राम, गुणा में प्रतिशत के लिए 100। मैं कहूंगा ये 00 से ये 00 कैंसिल, 100 बटे में 9 आ गया, जिसको मैं कह सकता हूं 11 सही 1/9% आ गया। कहां लिखा गया है, ऑप्शन बी पे लिखा गया, ऑप्शन बी पे लिखा गया। ठीक है, रिकॉर्डेड ही देख पाते हैं, आपकी क्लास लाइव में आते हैं जब काम ही इतने आ जाते हैं घर वालों के कोई बात नहीं भाई, काम भी जरूरी है, काम निपटाओ एक बार। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया। अब मेरी बात को एक मेरी हल्की सी बात को आराम से समझने की कोशिश करना। अगर मैं इन दोनों का कभी जोड़ करूंगा जिंदगी में, मेरी बात को आराम से समझना, अगर मैं इन दोनों का कभी जोड़ करूंगा जिंदगी में, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का मैं अगर कभी जोड़ करूंगा जिंदगी में, तो मुझे पता है क्या मिलेगा, जो कस्टमर ने डिमांड रखी थी, जो कस्टमर ने शॉपकीपर के सामने डिमांड रखी थी कि मुझे इतना वजन चाहिए, वो मिलेगा। कैसे, कैसे बात कर लेते हैं एक बार। ऊपर मैं किसको लिख रहा हूं, लाभ के नाम पर, लाभ के नाम पर हम किसको लिख रहे हैं, जो नहीं तोला गया, जो नहीं, और क्रय के नाम पर हम किसको लिख रहे हैं, क्रय के नाम पर जो तोला गया वजन। ठीक है, वजन, और ये इसके साथ भी लगा दो वजन। मैं ये कह रहा था कि मैं अगर इन दोनों का कभी जोड़ कर दूं, मैं इन दोनों का अगर कभी जोड़ कर दूं, मैं इन दोनों का अगर कभी जोड़ कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मांगा गया वजन। देखो ये रटने वाली बातें नहीं है, ठीक है, ये रटने वाली बातें कतई नहीं है। क्यों नहीं है दोस्त, क्योंकि अभी हमने ना जब दूध वाले का क्वेश्चन किया था, अभी जब हमने दूध वाले का क्वेश्चन किया था ना, तो उस क्वेश्चन में लाभ कौन बना था, पानी, क्रय कौन बना था, दूध, तो उनका जोड़ क्या बन रहा था, मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। यहां अलग मामला है, अलग मामला है, रटने की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ मांगा गया वजन आ जाता है। कैसे आ जाता है, देखो मैं एक एग्जांपल से इस बात को हमेशा एक ही एग्जांपल लेता हूँ, आज फिर वही एग्जांपल लेने का टाइम हो चला है, वही एग्जांपल फिर से लूंगा मैं। ठीक है, मेरी बात को समझना, स्पीक लाउडली। ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे, थोड़ा इसको भी मैं नजदीक कर लेता हूँ, अब आवाज प्रॉपर आ रही होगी। मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का जोड़ मांगा गया वजन कैसे बनता है, मांगा गया वजन कैसे बनता है। ठीक है, देखो आप मेरे पास आते हो, या आप में से कोई एक स्टूडेंट आता है मेरे पास में, आप में से कोई एक स्टूडेंट मेरे पास में आता है, वो मुझसे कुछ पैसे मांगता है। ठीक है, वो मुझसे कुछ पैसे मांगता है कि मुझे इतने पैसे उधारे चाहिए, ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना वो तुम्हें बता रहा है। ठीक है, कि कितने मांगे गए थे। ठीक है, मान लेते हैं उसने कुछ पैसे मेरे से मांगे, और मैंने उसे मैंने उसे मैंने उसे मैंने उसे मैंने उसे 500 रुपए दे दिए। ठीक है, मैंने उसे 500 रुपए दिए। ठीक है, मैंने उसे 500 रुपए दिए। जब वो बाहर निकला, जब वो बाहर निकला, तुमने उससे बात करी कि कितने पैसे मांगे थे, उसने कुछ नहीं कहा, वो बोला ही नहीं तुम्हारे साथ, उसने बात ही नहीं करनी जरूरी समझी इस क्वेश्चन पे। फिर तुमने कहा कि कितने पैसे दिए, तो उसने कहा कि 500 रुपए ये दे रखे मेरे को। तो तुमने ये पूछ लिया कि कितने पैसे कम रह गए, कितने नहीं दिए, कितने नहीं दिए, कितने नहीं दिए।
अब उसने जवाब दे दिया, उसने कहा कि 200 रुपए नहीं दिए, उसने कहा कि 200 रुपए नहीं दिए। अब अगर इसमें 500 200 का जोड़ मारो, अब अगर मैं इस 500 200 का जोड़ मारो, कितने रुपए आएगा? 700। बताओ ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 700 ये मांगे गए पैसे को शो कर रहा है। या तो वो मेरा उधार मांगा था, या वो मेरे को नया नया बंटवारा शुरू करना आता, मैं 700 रुपये की उधार करूं मास्टर जी अगर, तो वह 700 रुपये ही है उसका, ठीक है? नहीं, मेरी बात आई समझ में? मैं ये कह रहा था मैं ये कह रहा था कि अगर नहीं दिए गए पैसों में दिए गए पैसों का जोड़ करूंगा तो मुझे मांगे गए पैसों की नॉलेज हो जाएगी। यही काम मैंने वजन के साथ करा। भाई नहीं तोले गए वजन के साथ अगर तोला गया वजन जोड़ूंगा तो डिमांडेड वेट मतलब मांगा गया वजन आ जाएगा। आ रही मेरी बात समझ? मांगा गया वजन आ जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना? रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके, एक दुकानदार उस क्वेश्चन का ये ठीक रेसिप्रोकल टाइप कह सकते, एकदम उल्टा है ये, ठीक है? यहाँ प्रॉफिट परसेंट दे रखा है और तुमसे पूछा जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई चक्कर नहीं डार्लिंग, निकाल देंगे। इसने क्या कहा? एक दुकानदार गलत वजन का प्रयोग करके 11 से 1/9% लाभ लेता है, जबकि वस्तु को क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम वस्तु मांगने पर उसके द्वारा तोला गया वजन क्या है? ठीक है जी, मेरी बात को समझना, आप बड़े आराम से समझते हैं। क्या करना, क्या क्वेश्चन के साथ करना, क्या क्वेश्चन के साथ देखो, इसको लाभ कितना हुआ? 11 से ही 1/9% का, ठीक है? हानि कभी नहीं होती ऐसे केसेस में। कोई बोल रहे कि हानि तो हो ही नहीं रही। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी? आप बोलोगे 1/9 बनेगी। इसका मतलब क्या हो गया? 9/1 का लाभ, यानी कि ये एक किसको शो कर रहा है? आप बोलोगे लाभ को। एक किसको शो कर रहा है? लाभ को। किस पर हुआ? 9 पर। ये 9 किसको शो कर रहा है? फिर आप बोलोगे क्रय को। अब यह गलत वजन का प्रयोग करा गया है, मतलब कम वजन तोला गया। इस गलत वजन की जगह कम वजन लिख देंगे तो भी सेम ही बात है, ठीक है? गलत का मतलब ही कम है, या ज्यादा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज्यादा वजन का प्रयोग करेगा बेवकूफी है, वो बंदा लॉस में चला जाएगा, हानि हो जाएगी ना। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो बेईमान है भैया, और बेईमान कभी खुद को नुकसान नहीं होने देता, ठीक है ना? वैसे तो मैं बता दूं, चलो छोड़ो, तुम कॉन्ट्राडिक्ट कर जाओगे, पर फिर भी बात तो कह ही देता हूं। स्वार्थ ही एक ऐसी चीज है जो इस धरती को बचा करके रख सकती है। हर कोई अगर स्वार्थी बने तब की बात है, पर हम अच्छे से स्वार्थी नहीं बन पाते। पर तुम लोग 10,000 सालों से पढ़ रहे हो, निस्वार्थ होना जरूरी है, ऐसा नहीं है भैया, ये गलत है। अब मैं कह रहा था कि लाभ कौन बनेगा? लाभ कौन बनेगा? लाभ आप कहोगे वो बना जो वजन नहीं तोला गया, नहीं तोला गया, नहीं तोला। क्रय कौन बनेगा? तो आप लोग बोलोगे क्रय वो बनेगा जो तोला गया, जो तोला। ठीक है, आ गया? अब मैं कह सकता हूं नहीं तोला गया वजन कितना है? 1 ग्राम। तोला गया वजन कितना है? 9 ग्राम। ठीक है, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ कितना आया? 10 ग्राम। इन दोनों का जोड़ कितना आया? 10 ग्राम। ग्राम क्यों कह रहा हूं? ग्राम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ग्राम में जाएंगे। क्यों जाएंगे? मैंने देखे थे वो ऑप्शंस, खैर देखे क्या थे, मैंने तो लिखे ही थे पहले वो, ठीक है? वो ग्राम में आएंगे, 800 ग्राम, 900 ग्राम, 700 ग्राम, 200 ग्राम, ठीक है? आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हो कि जी ग्राम क्यों लिया गया। कहीं किलोमीटर लेना पड़े, लीटर लेना पड़े, वो ले लेंगे, ठीक है? रुपए लेने पड़े, वो ले लेंगे। 10 ग्राम क्या हो गया? ये मांगा गया वजन है। कैसा वजन है ये? मांगा। अब मेरी बात को आराम से समझना, वो पूछना चाहता है कि 1 किलोग्राम अगर वस्तु मांगी जाएगी तो उसके द्वारा तोला गया वजन क्या होगा। यानी कि उसने ये वाली चीज दे दी, मांगा गया वजन अपना कितना है? ये 10 ग्राम। और 10 ग्राम पे वो कितना तोलता है? 9 ग्राम। ठीक है, अब 10 ग्राम नहीं पूछ रहा, वो 1 किलोग्राम पे पूछ रहा है। तो यहां एक नहीं लेंगे, यहां 1000 ग्राम लेंगे, ठीक है? यहाँ 1000 ग्राम लेंगे, क्योंकि ये भी तो किलोग्राम ही है। अब ये भी तो 1 किलोग्राम ही हो गया। 10 की वैल्यू 100 हो गई, इसका मतलब डबल जीरो लगाई गई है, 100 से मल्टीप्लाई ठोका गया होगा। हमसे पूछा गया है कि तोला गया वजन कितना है। तोला गया वजन कितना पड़ा था अपने पास में? 9, और 9 की गुणा किससे कर देंगे? 100 से, और 9 गुणा में 100 कितना होता है? 900 ग्राम। यानी कि तोला गया वजन कितना होगा? तो आंसर बनेगा जी 900 ग्राम होगा। कितना होगा दोस्त? 900 ग्राम होगा। कितना होगा? 900 ग्राम होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जहां कहीं भी 900 ग्राम लिख रखा वही क्वेश्चन का आंसर बनेगा। जहां कहीं भी क्वेश्चन का आंसर 900 ग्राम दिखेगा वही हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इस बात को।
बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बेईमान दुकानदार वस्तुओं को खरीदते समय 20% तथा बेचते समय भी 20% की बेईमानी करता है। यदि वह वस्तुओं को क्रय भाव पर बेचने का दावा करे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें कि कितने के बराबर होगा। ठीक है, यदि वह 20% बेचते समय, वह 20% खरीदते समय भी बेईमानी करे तो उसको क्रय भाव पर बेचने का वो दावा भी कर रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, लाभ प्रतिशत क्या होगा। 100 कहां से आया भाई साहब, सीधे सीधे दिख रहा है कि 10 की वैल्यू ना, 10 की वैल्यू 1000 हो गई, 1000 हो गई, 10 से 1000 हो गया, तो हमें पता करना था कि किससे गुणा करी गई, तो 1000 को 10 से भाग कर दिया, ऐसे हमें ये 100 मिल गया होगा, ऐसे ये हमें 100 मिल गया होगा, और हमें कितना मिल गया, 100 मिल गया। ठीक है, अगर मैं कहता भाई 2 से अगर मैं कहता कि भाई 10 हो गया, अगर मैं कहता भाई 2 से 10 हो गया, किससे गुणा करी गई, तो आप एक झटके में कह दोगे कि 5 से गुणा करी गई। अब अगर ये 5 निकालने की बात आए तो हम क्या कर सकते हैं, ये 10 जो बना है वो एज इट इज लिख दो, और जिससे ये बना है ये 2, इसका उल्टा लिख दो, और इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इनसे गुणा करी गई है। 2 से 10 कितने में कट गया, 5 पे, यानी किससे गुणा करी गई है, तो अब हम कह सकते हैं 5 से गुणा करी गई है। तो ऐसा ही 10 से 1000 होने पे हमने पता किया कि 100 से गुणा करी गई होगी। ठीक है, 100 आया। ठीक है ना, कितना आया, 100। क्लियर कट है ये बात। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन ये, एक बात जान लो, एक बात जान लो, एक बात जान लो। इसने कहा कि बेईमान दुकानदार है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है। एक बार तो वो लाभ लेता है, सॉरी, एक बार तो वो छेड़खानी करता है, गड़बड़ करता है वस्तुओं को खरीदते समय, अपने से बड़े दुकानदार के पास से खरीद के लाया। एक बार फिर बेईमानी करता है जब वो कस्टमर्स को बेचना शुरू करता है। एक बार तो खरीदते टाइम ही बेईमानी कर ली, फिर बेचते टाइम भी कर दी। लाभ परसेंट कितना होगा, बीच में कंडीशन भी है, वो क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है, क्रय भाव पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, क्रय भाव पर बेचने का दावा भी करता है, और हमसे पूछा जा रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि जी कितने के बराबर होगा, कितने के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर। देखो अब एक बात याद रखना, अगर कभी भी, अगर कभी भी, अगर कभी भी, अगर कभी भी, अगर कभी भी आपको डिसहोनेस्टी दी हुई मिले, कभी भी आपको डिसहोनेस्टी दी हुई मिले, डिसहोनेस्टी दी हुई मिले, कभी भी आपको डिसहोनेस्टी दी हुई मिले, एक D1 है, एक D2 है। ठीक है, एक D1 और एक D2। डिसहोनेस्टी का मतलब बेईमानी। ठीक है, बेईमानी। ठीक है, बेईमानी। आप बेईमानी भी लिख सकते हो, B1 B2, दो बेईमानी कर रखी है उसने, और दो ही कर सकता है, एक तो खरीदते टाइम कर सकता है, एक बेचते टाइम कर सकता है, तीसरी जगह ही नहीं है। ठीक है ना, एक बेईमानी तो हम पहले निपटा करके ही आए हैं, एक बेईमानी तो वहां दे ही रखी थी, पिछला क्वेश्चन हम निपटा करके ही आए। अब दो दो बेईमानी अगर दे करके हमसे पूछा है कि लाभ परसेंट क्या होगा, आपको अगर निकालना पड़े प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, आपको क्या करना है, पहली बेईमानी में दूसरी बेईमानी का जोड़ करना है, D1 D पॉजिटिव D2, यानी कि डिसहोनेस्टी नंबर 1 पॉजिटिव जोड़ दिया, डिसहोनेस्टी नंबर 2 पॉजिटिव, आगे फिर जोड़ना है, इनमें किसको जोड़ना है, इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन, इन्हीं दोनों के मल्टीप्लीकेशन बटे में 100, 100 करना। ठीक है, मैं बताता हूँ ये मैंने किया क्या है, ये मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है। इस क्वेश्चन को जब पहली बार दिखाया गया था मार्केट में, ठीक है, ये क्वेश्चन जब पहली बार यूज हुआ था, एसएससी सीजीएल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन को जब पहली बार ट्रिगर किया गया था किसी एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर ना, इस क्वेश्चन का जो आंसर था, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर माना गया था, वो इस फॉर्मूले से जो निकल करके आता वही माना गया था। अब अगली बात सुन लो, अब अगली बात सुन लो, आज उस बात को 20-25 साल गुजर चुके, परंतु जब जब ये क्वेश्चन बीच में एक आध बार, 1 साल छोड़ करके, 2 साल छोड़ करके जब भी ट्रिगर होता है, इस क्वेश्चन का वही आंसर राइट माना जाता है जो इस मेथड से निकलता है। इसीलिए मैंने भी इसको एज इट इज अडॉप्ट कर रखा है। एक्चुअल में देखा जाए तो जनरली इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं बनता जो ये मेथड निकाल करके बताएगा, परंतु सही आंसर निकालने का फायदा ही क्या अगर क्वेश्चन ही गलत माना जाए तो वो। अब अगली बात सुन लो, ये क्वेश्चन ना अगर जिंदगी में कभी भी फेस करोगे, ये क्वेश्चन जिंदगी में कभी भी फेस करोगे, तो ऐसे करके निकलने वाला ही आंसर आप लोग कहो कि यही सही है, कोई बहस करने की जरूरत नहीं है, कोई केस वगैरह दर्ज नहीं होगा इस क्वेश्चन को लेकर के, यही क्वेश्चन का आंसर सर्व सत्य माना गया भाई साहब। ठीक है, एकदम शाश्वत सत्य की तरह इस क्वेश्चन का आंसर यही माना गया, यही आपने अडॉप्ट करना है। क्या करना, क्या होगा जी, बेईमानी दे रखी है उसने 20-20% की। एक और बात बताऊंगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकलने पर 20-20 की दो बेईमानी निकाली गई है, तो मैं यूज करूंगा D1 की जगह 20,
D2 की जगह 20, D1 की जगह 20, D2 की जगह 20, बस कितना हुआ? 20 और 20 का जोड़ 40। ठीक है जी, एक जीरो ये कट गई, दूसरी ये कट गई, दो और दो की गुणा जी 4, परंतु इन दोनों के बीच में क्या है जी? पॉजिटिव। इन दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव। 40 और 4 का पॉजिटिव, 40 और 4 का जोड़ 44%। तो कितने का लाभ होगा दुकानदार को? 44% का। कहां लिखा गया था? ऑप्शन कहां लिखा गया था? ऑप्शन ए पर ही था। कहां था? ऑप्शन ए पर ही था, है ऑप्शन ए पर है। कितना क्वेश्चन का आंसर दे रखा है? 44%। अब मेरी एक बात सुन लो, वैसे तो देखो मैं जो बात अभी बताने वाला हूं वो कब लगानी है पहले तो वो जान लो। अगर कोई मैथ का ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मैथ का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसको तुम सोल्व नहीं कर सकते, मेरी बात को आराम से सुन लेना, पहले पहले कंडीशन सुन लेना। अगर मैथ का कभी ऐसा जिंदगी में क्वेश्चन फेस करते हो जो तुम्हें सोल्व नहीं करना आता, तुमने सोल्व करके देख लिया है, तुमने पढ़ करके भी तो बता देती है ना आत्मा कि भाई साहब ये क्वेश्चन अपने से नहीं होगा। आत्मा साइड में खड़ी हो जाती है निकल करके, ठीक है, वो साइड में खड़ी हो जाती है, ऐसे करके आराम से देख लेती कि हाँ कैसे करेगा, या दिमाग कूद करके बाहर निकल गया, ठीक है। ऐसे में ऐसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व करना आता तो की बात है, ठीक है, अगर नहीं आता तो। और आपको ऑप्शन में दिखे 44, ठीक है, आपको ऑप्शन में दिखाई पड़े 44, आपको ऑप्शन में दिखाई पड़े 44%। ये 44 मैथ का एक ऐसा ऑप्शन है 44, या तो ये ऑप्शंस में होता नहीं है, या होता है तो क्वेश्चन का आंसर ही बनता है सीधे। 99% की मैं बात कर रहा हूं। कल को मेरी बात सुन लो, कल को ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसमें तुम्हें 44 ऑप्शन में दिख रहा है और वो क्वेश्चन तुम सोल्व कर सकते थे और तुमने सोल्व नहीं करा, और ये बात याद करके 44 आंसर कर दिया, और फिर तुमने घर आकर के देखा कि उसका आंसर तो 55 बन रहा था, और फिर तुम मेरे पास मैसेज करो कि क्या गड़बड़ करवा दी, तो तुमने ठीक से सुना नहीं है दोस्त। मैं उस बात का जिम्मेवार हूं जो मैंने कहा है, मैं उस बात का जिम्मेवार कतई नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। मैंने क्या कहा है आपसे? मैंने ये कहा है, ये कब करना है आपको 44 क्लिक करने का? जब आपसे सोल्व नहीं हो रहा। भाई साहब जब सोल्व हो रहा था तो क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए था, ठीक है ना, करना चाहिए था। क्लियर है मेरी बात? तो अगर क्लियर ना हो तब की वो बात है, ठीक है, तब की वो बात है, ठीक है ना मेरी बात, तब की वो बात है। कहां चली गई ये चीज? ये जूम आउट भी हो रहा है अपने आप ही, अभी हो गया था क्वेश्चन पे। एक सेकंड जाओ, हाँ ये तो हो ही गया था ना, ये भी हो ही गया था, ये भी हो ही गया था, ये हो गया था ना। ये तो क्वेश्चन नंबर 3 है यार, ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 3। चलो एक ये क्वेश्चन और करवा लेते हैं, ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात सुन लो, ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात सुन लो, ये लास्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात सुन लो। आज है सैटरडे, ठीक है, आज है सैटरडे, सैटरडे ही है ना, कुड़ी सैटरडे सैटरडे करती रहती है, ठीक है, वही सैटरडे है आज। तो आज है सैटरडे, और ये है दोस्त, अभी ये नहीं हिल रहा भाई साहब, और ये है अपना यूट्यूब का कुछ मामला सा, यहाँ देखो एक बार, ठीक है, ये चीजें देख लो एक बार। ये ऐसा ऐसा लोगो बना हुआ है, ठीक है, यूट्यूब पे एक चैनल सर्च कर लेना लीजो मैथ्स के नाम से, ठीक है, यहां से भी दिख रहा होगा आपको LISO, जो आपके ऐप का नाम है मैथ्स, जिस सब्जेक्ट को आप और हम मिलकर के पढ़ने का काम कर रहे हैं, लीजो मैथ्स इकट्ठा लिखोगे, लीजो मैथ्स स्पेस डाल देना बीच में। यूट्यूब पे एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है, एक चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे आज रात 9 बजे, आज रात 9 बजे, ठीक है, आज रात 9 बजे लाइव रखूंगा मैं, रात 9 बजे लिख देता हूं मैं, 9 PM भी नहीं लिख रहा भाई साहब, मैं रात 9 बजे लाइव सेशन रखूंगा, रात 9 बजे लाइव सेशन रखूंगा। फ्री होगा, कोई फीस नहीं है, ठीक है ना, कोई फीस नहीं है, कोई चक्कर नहीं है दोस्त। उसमें कंटेंट क्या होगा? कंटेंट क्या होगा? ये चैनल का नाम बताया ना मैंने, LISO लीजो, MATHS लीजो मैथ्स, ठीक है, लीजो मैथ्स, ये चैनल का नाम मैंने बताया लीजो मैथ्स, ठीक है, ये मैंने चैनल का नाम बताया लीजो मैथ्स। अब मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लीजो मैथ्स का चैनल है यूट्यूब पे, जहां आज रात को मैं लाइव आकर के
करूंगा, 1 घंटे की क्लास रखूंगा। इसमें जो कंटेंट होगा ना, सेम इसी नाम से टेलीग्राम का एक चैनल है, ठीक है, सेम इसी नाम से टेलीग्राम का एक चैनल है, वहां अभी कुछ टाइम बाद पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। उस पीडीएफ में क्या होगा, उस पीडीएफ में दो चीजें हैं। खैर आज तो एक ही है, खैर आज तो एक ही, और अगले आने वाले कुछ लाइव सेशंस में तो वो एक ही रहने वाली, फिर धीरे धीरे करके हम दूसरे पोर्शन पर आएंगे। तो मैं क्या रखता हूं पीडीएफ में, पहली चीज आप लोगों के जो भेजे हुए डाउट्स है ना, आप लोगों के जो भेजे हुए डाउट्स हैं वो रखता हूं उसमें, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या रखूंगा मैं, दूसरा क्या रखूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखूंगा मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रखूंगा। और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से होंगे, जो एचएसएससी ने पूछे हैं, जो एसएससी ने पूछे हैं, और वो किसी भी लेवल के हो, तीनों में से, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के हो, चाहे फिर सीएचएसएल लेवल के हो, चाहे एमटीएस लेवल के हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैथ होना चाहिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां कहां के होंगे, एचएसएससी, एसएससी, या फिर इक्का दुक्का क्वेश्चन सीडीएस एनडीए का भी रखेंगे, एनडीए का भी रखेंगे, सीडीएस एनडीए का भी, ठीक है। रेलवे के खूब सारे भर भर के क्वेश्चन रखेंगे, रेलवे के खूब सारे क्वेश्चन रखेंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन बैंकिंग का भी रख देंगे, बैंकिंग का भी रख देंगे, ठीक है, बैंकिंग का भी रख देंगे। अब होगा क्या मामला, अब मैं बताता हूँ, बैंकिंग ये चीजें होंगी, ठीक है। मतलब मैंने जो पीडीएफ जनरेट करवा रखी है उसमें नंबर एक चीज को, मेरी प्रायोरिटी किसको है पीडीएफ बनाते टाइम, आप लोगों ने जो इंस्टाग्राम पे जो लीजो मैथ्स का नाम से अकाउंट है, यहाँ अपने डाउट भेज रखे, भर भर के भेज रखे, उनको डाउट्स को इकट्ठा करता है हमारा लड़का भाई साहब, और उनको डाउट्स को इकट्ठा करके पीडीएफ बना देता है डाउट्स की, ठीक है। जैसे ही वो डाउट वहां से आने कम हो जाएंगे, जैसे कि 10-15 क्वेश्चंस डेली लेकर के यहाँ प्रेजेंट होंगे हम रात को 9 बजे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही वो डाउट्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, फिर उनको भरने के लिए सेकंड प्रायोरिटी में किसको दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। और वो कहाँ के होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यहाँ के होंगे। एक बात अभी सुन लो, वहां भी कमेंट मत कर देना इस बात को लेकर के, वहां अभी सुन लो, अभी लिख लो, अभी देख लो, वहां ऐसे परफॉर्म नहीं करता जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ। वहां चीजें कैसे चलती हैं तुम्हें भी पता है भाई साहब। अब ये तो फैमिली है, ठीक है ना, चलती है भाई साहब। वहां पर सब्जेक्ट जो मैंने रखा है भाई साहब मैथ्स वाला, इस सब्जेक्ट को लेकर के ये जो चीजें मैं रखता हूँ, इनको मैं कोशिश तो पूरी पूरी करूंगा कि पूरा पूरा एक टॉपिक की ही उठाए जाए एक दिन में, ठीक है। मैं करता भी हूँ पूरी पूरी कोशिश। जैसे भाई डाउट्स उठा रहा हूँ तो मैं डाउट सभी इकट्ठे करवा रहा हूँ, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस के एक ही पीडीएफ में चले जाए, ठीक है भाई। एलिगेशन के एक ही टॉपिक एक ही पीडीएफ में चले जाएं भाई। ज्योमेट्री के स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, 2 डायमेंशनल एक में ही चला जाए, कि भाई ट्रिग्नोमेट्री एक में ही चला जाए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी एक में ही चला जाए, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज एक ही में कर दे। परंतु होता क्या है, कभी कभी एक ही क्वेश्चन होता है पूरे टॉपिक से, सभी डाउट्स में से, 500 डाउट्स में से, या हमारी आंखों में 2-3 डाउट, 2-3 क्वेश्चन आए, तो ऐसा करने पर समस्या हो जाती है कि हम पीडीएफ जनरेट नहीं कर पाते, तो वो टॉपिक चेंज भी हो जाता है। तो टॉपिक को लेकर के कोई कमेंट नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, बस डाउट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखेंगे। ये चैनल है, इसी नाम से इंस्टाग्राम का एक अकाउंट है, वहां अपने डाउट भेज सकते हो, इस पीडीएफ में शामिल होने जाएंगे। वो टेलीग्राम पे एक चैनल मिल जाएगा ठीक इसी नाम से, वहां से वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, पहले ही देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आज सोल्व होने वाले हैं। इसी नाम से यूट्यूब पे चैनल है, वहां पर इस टाइम पर आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है। कोशिश करूंगा कि हर रोज क्लास रखूं, फिर भी सैटरडे संडे तो एक बार फिक्स ही मान करके चलो कि हफ्ते में 2 दिन तो पक्का लिया करेंगे, ठीक है। जिंदगी में भाई साहब फसड़े बहुत तरह की हैं, एक बार वो निपट जाने दो, इसी पूसी है चल्दी पेंदी है, कोई चक्कर नहीं, ये एक बार करेंगे। अभी इस टॉपिक को द एंड कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार इस टॉपिक को खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन ये हो चुकी थी चीज, कहाँ गया ये क्वेश्चन, लास्ट में डाल रखा है, ये क्वेश्चन अपना पहले हो गया था, ठीक है। एक ये क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन को और निपटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को और निपटा देता हूँ, इस क्वेश्चन को और निपटा देता हूँ। देखो एक बार, एक व्यक्ति 96 रुपये, 96 रुपए प्रति रेडियो, वो 961 नहीं है, प्रति का निशान है वो, ठीक है। 96 रुपए प्रति रेडियो की दर से 2 रेडियो बेचता है, 2 रेडियो बेच दिए उस बंदे ने, 96 रुपए प्रति रेडियो की दर से 2 रेडियो बेच दिए। इसका मतलब समझ रहे हो, 96 रुपए प्रति रेडियो कहने का मतलब जितनी भी चीजें हैं वो इसी कीमत पर बिकी हैं। मतलब ही क्या होता है, प्रत्येक के साथ 2 रेडियो बेचो, 96 के बेच दिए, पहला भी रेडियो 96 का बिका, दूसरा भी 96 का बेच दिया। ऐसा करने पर उसने कहा कि पहले पर तो मेरे को 20% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 20% का लॉस हुआ है। वो जानना चाहता है सच्चे सौदे में, सॉरी पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है।
पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है उन्हें, ठीक है। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत मतलब टोटल ट्रांजैक्शन कह देते हैं जिसको हम, टोटल ट्रांजैक्शन में पता करना है अब हमने, ठीक है। टोटल ट्रांजैक्शन, मिनट दे गुरु जी, देखना एक बार। ये पहले रेडियो की बात है, ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, और यहां हम बात करेंगे सेकंड, सेकंड रेडियो की बात यहां करेंगे, ठीक है। यहां सेकंड रेडियो की बात करें तो फर्स्ट के बारे में हमें क्या पता है कि अगर विक्रय मूल्य देखें, अगर विक्रय मूल्य देखें जिसको हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस देखें, फर्स्ट का भी 96 रुपए है और सेकंड का भी 96 रुपए, ये तो दिया ही गया, ठीक है। क्रय मूल्य तो वैसे भी सेम नहीं होते। और एक बात और, हाँ, अगर यहाँ जैसे इसने क्या बोला, दोनों का विक्रय मूल्य सेम है 96 रुपए, और उसने कहा एक पर तो ठीक उतने ही प्रतिशत का लाभ हुआ है, दूसरे पर ठीक उतने प्रतिशत की हानि हुई है, तुम ये कतई नहीं कह सकते कि उसको ना लाभ ना हानि। ये पता है कब आता क्वेश्चन का आंसर, ये तब आता जब यहाँ विक्रय की जगह क्रय होता, जब यहाँ विक्रय की जगह क्रय होता, परंतु वो बेवकूफ नहीं है, इस विक्रय की जगह क्रय डालेगा, वो क्रय की जगह विक्रय डालेगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर पहले रेडियो की बात करते हैं, 20% का लाभ हुआ है, 20% को हटा रहा हूं मैं, 20% को हटा रहा हूं। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 1/5, ये 1/5 का क्या हुआ है, उसको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। यहां पर 1/5 का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, 1/5 का लॉस हुआ है। अब इस 1/5 के प्रॉफिट होने का मतलब क्या है, 5 पर 1 का लाभ, 5 पर 1 का लाभ, यानी कि 5 अगर क्रय हो, अगर अगर यहां पर क्रय, अगर यहां क्रय 5 हो, क्रय 5 हो, तो विक्रय कितना होगा बताओ जरा, विक्रय कितना होगा, विक्रय कितना होगा, 5 पर 1 का लाभ यानी कि 6 होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर क्रय 5 हो, यहां पर अगर क्रय 5 हो तो विक्रय कितना होगा, यहां पर 1 का नुकसान है, इसलिए विक्रय 4 के बराबर होगा, इसलिए विक्रय 4 के बराबर होगा। ये जो चीजें अब हम करने वाले हैं ना, या कर रहे हैं अभी, ये अपन चीजें बहुत पहले कर चुके हैं, बस अब यहां पर दो दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कर रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। अभी कुछ टाइम बाद में तुम्हें एक हल्का सा मेथड भी दे दूंगा इस क्वेश्चन के लिए कि कैसे कैसे निपटा सकते थे इस क्वेश्चन को, वैसे भी निपट जाता है, जल्दी निपट जाता। अब मैं ये कह रहा था दोस्त, यहां पे विक्रय की वैल्यू तो पता है ना, 6 नहीं है 96, 6 नहीं है 96, 6 नहीं है 96, मतलब किससे गुणा हो रखी, 16 से, तो क्रय भी क्या हो जाएगा, 5 गुणा में 16 हो जाएगा, और कितने रुपए के बराबर आ गया, 80 के। मतलब कि जो पहला रेडियो है, फर्स्ट रेडियो है, उसका विक्रय मूल्य तो 96 रुपए है, परंतु उसका क्रय मूल्य 80 रुपए है। मतलब पहले रेडियो को 80 रुपए में क्रय करके, खरीद करके 96 रुपए में विक्रय कर दिया गया, बेचा गया। यहां पर देखो विक्रय की वैल्यू यहां पर भी 4 नहीं है 96 है, तो मैं कहूंगा 4 से 96 हो गया, मतलब 24 से गुणा, तो क्रय की वैल्यू भी 5 गुणा में 24, 120 रुपए हो जाएगी। मतलब कि जो सेकंड रेडियो है, दूसरा रेडियो है, इसका विक्रय मूल्य भी 96 रुपए था, बेचा तो इसको भी 96 में गया, परंतु इसका क्रय खरीदा कितने में गया था, 120 में। मतलब कि दूसरे रेडियो को 120 रुपए में क्रय करके, कॉस्ट करके, खरीद करके 96 रुपए में सेल कर दिया गया, बेच दिया गया, विक्रय कर दिया गया, ठीक है। अब दोनों का क्रय कितना हुआ टोटल, दोनों का क्रय कितना हुआ टोटल, एक आइटम खरीदा 80 में, एक आइटम खरीदा 120 में, मतलब क्रय के नाम पर टोटल कितना आ गया, दोनों का जोड़ 200 रुपए आ गया जी, ठीक है। और विक्रय के नाम पर कितना आ गया, विक्रय के नाम पर कितना आ गया, पहला भी 96 में बिका, दूसरा भी 96 में बिका, तो मैं कहूंगा जी टोटल आ गया 6 6 12 192 आ गया, ठीक है, 192 रुपए। अब अगर 200 रुपए की चीज, 200 रुपए की चीज 192 रुपए में बेची जा रही है, 192 रुपए में बेची जा रही है, तो क्या हो गया, मैं कहूंगा लॉस हो गया, लॉस। अब जहां जहां प्रॉफिट लिख रखा है, पहले तो वो ऑप्शन हटा देता हूं, हटा दिया, प्रॉफिट यहां लिख रखा है, ये ना लाभ ना हानि करा, ये भी बात ठीक नहीं करा। देखो ऐसा करने से ये फायदा हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन बी, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है, ठीक है। मुझे ही पता है ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, अब लेंथी लगने की वजह भी यही है इसकी, ठीक है। इसके बारे में हम दूसरी बात बताऊंगा, फिर तुम्हें लेंथी ही करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी बताऊंगा कुछ टाइम बाद, अगर वो कंडीशंस फॉलो ना हो तो तुम्हें इस मेथड को ही पता करना होगा कि ये काम कैसे करता। खैर कोई नई बात तो इसमें है भी नहीं, ये चीजें हम पहले कवर अप कर चुके हैं, बस 5 मिनट दे दो गुरु जी। अब मैं ये कह रहा था कि 192 रुपए की चीज, सॉरी 192 में वो चीज बेची गई जो थी 200 की, 200 में खरीदी, 192 में बेची, कितने का लॉस हो गया, लॉस परसेंट निकालने के लिए भाई कल को अगर यहां पर कह देता कि 20% भी लॉस है, ठीक है, अब 20% भी लॉस है और 4% भी लॉस है,
तो कौन सा आंसर बनेगा, कैलकुलेशन ही करनी। 200 की चीज 192 बिक गई, 8 का नुकसान बटे किस पर, क्रय पर, और नुकसान क्रय कितने का 200, गुणा में परसेंट निकालने के लिए 100। मैं कहूंगा 00 से 00 कैंसिल, और 2 से ये 8 कैंसिल, कितने पे 4 पे, यानी कि लॉस परसेंट कितना आ गया 4%। कितना आ गया दोस्त, 4% आ गया। ठीक है, कितना आ गया 4% आ गया। ठीक है, ये तो कर ही लेते तुम। ठीक है, दूसरी बात जान लो, दूसरी बात जान लो, दूसरी बात जान लो। अगर दो वस्तुएं, अगर दो वस्तुएं दोनों का विक्रय मूल्य समान हो, सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस समान या बराबर हो, ठीक है, समान या बराबर हो। तीसरी, पहले का लाभ, पहले का प्रॉफिट परसेंट और दूसरे का लॉस परसेंट, दूसरे का लॉस परसेंट, ये दोनों बराबर हो, ये दोनों क्या हो, बराबर। तीन कंडीशन है, पहली दो वस्तुएं हो, दूसरी दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो, बराबर हो, तीसरी पहले का लाभ प्रतिशत और दूसरे का हानि प्रतिशत बराबर हो। अगर ये तीन कंडीशन, जैसे कि इस क्वेश्चन के ऊपर ये तीनों लग रही थी, कैसे लग रही थी, रेडियो कितने हैं, रेडियो कितने हैं, दो रेडियो, कितने रेडियो हैं, दो रेडियो, दो रेडियो, 96 रुपए प्रति रेडियो की दर से बेचा गया, मतलब विक्रय मूल्य समान हो गया। तीसरी कंडीशन, पहले पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर 20% का नुकसान, मतलब लाभ हुआ है पहले पे, दूसरे पे हानि, और वो भी ठीक उतना ही, जितना लाभ है ठीक उतनी ही हानि है। यानी कि इस क्वेश्चन पे तीनों चीजें लग गई। अगर कभी ऐसा हो, अगर कभी ऐसा हो तो एक बात तो मैं कह सकता ना कि यहाँ का P की वैल्यू और यहाँ के L की वैल्यू सेम होगी भाई, तभी तो ये बराबर है, तभी तो ये कंडीशन में है। ठीक है, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन कभी लग जाए, अगर ये तीनों कंडीशन कभी लग जाए तो नंबर 1, अब मैं रिजल्ट्स लिख रहा हूं, हमेशा लॉस होगा। तीनों कंडीशन जब लग जाए तो हमेशा लॉस होगा, मतलब कि प्रॉफिट वाला तो उठाना ही नहीं है, और जहां लिख रखा है नो प्रॉफिट नो लॉस या कुछ नहीं हुआ तो वो भी नहीं उठाना है, लॉस वाला ही उठेगा क्वेश्चन का आंसर। पर कौन सा लॉस, अगर कल को दो दो ऑप्शन दे दे लॉस के, तो कौन सा ऑप्शन उठाना है वो और देख लो। आपको क्या करना है, जितना भी प्रॉफिट ले रखा है या जितना भी लॉस ले रखा है उनकी गुणा करके बटे 100 कर दो। ठीक है, अब मेरी बात, एक और बात समझो, यहां पर ना मैं ये कह रहा था, ये जब दोनों आपस में बराबर है तो P भी ठीक उतना ही होगा जितना कि L, और L भी ठीक उतना ही होगा जितना कि P। यानी कि यहां पर या तो लिख लो P गुणा P बटे 100, यहां लिख लो L गुणा L बटे 100, या यहां पर लिख लो P गुणा में L बटे में 100। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन हम करके आए थे, तीनों कंडीशन लग रही थी, तो पहली बात तो अपने को लॉस होता, दूसरा कितना होता, प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना है 20 गुणा में 20 बटे 100, आंसर कितने परसेंट से होगा। ठीक है, 00 से 00 कैंसिल कर लेंगे, और 2 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 4%, ऐसा करा जा सकता है। परंतु क्या हो, परंतु क्या हो अगर इन तीन कंडीशन में से कोई कंडीशन तोड़ दी जाए, क्या हो अगर इन तीन कंडीशन में से कोई कंडीशन तोड़ दी जाए, इन कंडीशन में से कोई कंडीशन तोड़ दी जाए, तो फिर ये गुरु घंटाल बजाना ही पड़ेगा। ठीक है, आज के सेशन में रखते हैं दोस्त इतना ही, और आज शाम को मिलेंगे, आप रात को मिलेंगे 9 बजे लाइव सेशन में, और तब तक के लिए अगर आज के सेशन से किसी का कोई डाउट है तो एक बार जल्दी से कमेंट कर दो यार। जल्दी, हाँ, ऐसे केस में हमेशा लूट ही जाइएगा आप लोग, ऐसे केस में हमेशा लॉस होगा ना, नुकसान हमेशा। बताएं, फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए ना या तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, परसेंटेज का बेसिक किसी ने बहुत अच्छे से करवाई रखा होगा, फिर भी दो चार चीजें मैं बता देता हूँ। एक बार देखो 10% है, और क्या ले 25%, ठीक है, या बोल दिया कि भाई 15% है, और मिक्स्ड वाला और देख लो एक आध, भाई 11 से 1/9 है, या भाई 12 से 1/2 है, या 66 से 2/3 है। ठीक है, अगर इनको फ्रैक्शन में लेकर के आना हो तो 10%, 10% है ना, 10 एज इट इज। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100, ठीक है, बटे में 100 लिख सकते हो या गुणा में 1/100 लिख सकते हो, बात एक ही है। कहने का मेरा मतलब ये है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10%,
देखो नाम ही इसका क्या है, प्रतिशत, मतलब प्रति का निशान लगेगा, प्रति का मतलब क्या होता है बटे में, और शत माने 100 होता है, ठीक है, शत 100, जीरो से जीरो कट गई, कितना बन गया 1/10, ठीक है 1/10, ये इसकी क्या बन गई, फ्रैक्शनल वैल्यू बन गई दोस्त, क्या बन गई इसकी, फ्रैक्शनल वैल्यू बन गई है, ठीक है। कैसे निकलती है फ्रैक्शनल वैल्यूज, अगर वहां मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करेंगे वहां पर भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना, यहाँ पर 1/10 बन गई, यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ 25 गुणा 1/100, कितनी बन गई 1/4 बन गई भाई। यहाँ कितनी बनेगी 15/100, तो मैं कहूंगा 5 से कैंसिल किया, ऊपर 3 बना, बटे में 20 बन गया, ठीक है 3/20 बनेगी। यहाँ क्या बनेगा देखना, 11 में 99 और 1/100, भाई इन दोनों की तो गुणा होती है ना, इन दोनों की गुणा होती है, और ये जुड़ जाता है, और बटे में तो वही रहता है जो था, 100/9 बन गया। और प्रतिशत को हटाने के लिए यहाँ क्या लिखा था हमने, गुणा 1/100, वही यहाँ करना है। अब 100 से 100 को ठोका तो ये 1/9 बन गया, ठीक है 1/9, परंतु इसको देख करके ये मत कहना कि 11 से 1/9 है तो यहाँ पर जो चिपका हुआ है वही बनेगा, 1/9 ही बनेगा, ऐसे तो यहाँ 1/2 चिपका हुआ है, क्या तो 1/2 ही बन जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, 12 दूने 24 और 1 25/2 आ गया। और गुणा में परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/100 करेंगे, 25 से 100 को ठोका जा सकता है 4 पे, जैसे अभी कुछ टाइम पहले ठोका भी था हमने, ठीक है 1/8 बन गया, 1/8, ये 66 से 2/3 है, 66 की और 3 की गुणा 198 हो गई, प्लस में 2 हो गया 200, बटे में कितना 3, और परसेंट हटाने के लिए गुणा में 1/100 आ जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो का धमाका हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा, ऐसे बनती है फ्रैक्शनल वैल्यूज। नेक्स्ट बताओ, ठीक है क्लियर, नो प्रॉब्लम। पढ़ने का काम करते हो, चलो आज के लिए करते हैं इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकते रहें, बहकाते रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें। आपको और आपके माता पिता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, इन्हीं शब्दों के साथ, दुआओं कामनाओं के साथ, जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। खैर करें।